सुबह के 4 बजने वाले थे। वो अस्पताल के कोने पर खड़ा सिगरेट पी रहा था जब उसे आईसीयू में हलचल सी दिखाई दी। वो सिगरेट को फेंक कर पैर से मसलता हुआ तेजी से आईसीयू की जानिब बढ़ा। अकरम भाई को होश आ गया था। उन्हें डॉक्टर देख रहा था। सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अब मरीज की तबीयत कैसी है? उसने सवाल किया। होश आ गया है, खतरे से बाहर है, उन्हें जल्द ही रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में जवाब देते हुए आगे बढ़ गया। शहरयार ने अंदर दाखिल होकर अकरम भाई को देखा, जो अभी भी नींद बेहोशी में लग रहे थे। वो ताज्जुब से उन्हें देखता हुआ नर्स से उनकी पूरी तफसीलात पता करने लगा। कुछ देर अंदर ठहर कर वो बाहर निकला तो वेटिंग रूम में लेटे कादिर भाई जाग चुके थे। वो उन्हें अपडेट करता हुआ फोन निकालकर बाबा साईं को फोन मिलाने लगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, मुबारक हो, अकरम भाई को होश आ गया है, वो खतरे से बाहर हैं। उसने लाइन मिलते ही कहा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अब तुम फौरन वापस आओ। मैं और रुखसार अस्पताल के लिए निकल रहे हैं। बाबा साईं पहले आप आ जाएं, फिर मैं घर चला जाऊंगा। शहरयार, बस बहुत हो गया, अकरम अकेला नहीं है, कादिर है उधर। तुम अब जल्दी से हवेली पहुंचो, फिर मैं और रुखसार अस्पताल जाएंगे। पर बाबा साईं, बस मुझे अब मजीद कुछ नहीं सुनना, तुम हवेली आ रहे हो। बाबा साईं राब्ता मुनक़ता कर चुके थे और वो एक सद आ भरते हुए फोन जेब में रखते हुए कादिर भाई को बताने के लिए वेटिंग रूम की जानिब बढ़ा। उन्हें सब बताकर अब वो पजेरो में बैठा हवेली की जानिब रवाना हो चुका था। 1 घंटे की ड्राइव के बाद आलीशान हवेली उसके सामने खड़ी थी। चौकीदार ने उसे देखते ही बड़ा आहनी दरवाजा खोला और वो गाड़ी अंदर ले गया। वो यहाँ आना नहीं चाहता था। इनफैक्ट वो तो इस हवेली की फिजा में, जहाँ उसे बेबस करके एक जबरदस्ती के बंधन में बांध दिया गया था, सांस तक लेना नहीं चाहता था। लेकिन अपने बाबा साईं की मोहब्बत के आगे, उनके मान के आगे हार गया था। उसने सोच लिया था कि वो कम से कम अपने माँ बाप को तो खुश कर दे। गाड़ी से उतरकर वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि उर्वा का ह्योला उसकी नजरों के आगे आकर खड़ा हो गया। शहरी, क्या तुम मुझे धोखा दोगे? क्या वाकई तुम मुझे भूल जाओगे? वो ह्योला उससे आंखों में नमी लिए सवाल कर रहा था। वो साकित सा हो गया। क्या वाकई वो उर्वा को धोखा देने जा रहा है? क्या वो एक धोखेबाज इंसान है? सबसे बढ़कर क्या सवेरा वो दब्बू सी लड़की उर्वा की जगह ले सकती है? उसके जहन में उठते इन तमाम सवालात की बूछाड़ ने एक तलातम सा पैदा कर दिया था। एक अजीब सी वहशत भर दी थी। उसका दिल चाहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चला जाए। अभी वो सोच में गुम खड़ा हुआ था कि किसी ने उसके शाने पर हाथ रखा। वो चौंका। शाहू, वो कैसे हैं आप? रुखसार न आंखें साफ करती हुई पूछ रही थी। रुखसार आपी, आप मत रोएं, हौसला करें, अकरम भाई अब ठीक है, खतरे से बिल्कुल बाहर। वो रुखसार के आंसू साफ करते हुए बोला। शुक्र खुदा का। अच्छा, अब तुम अपने कमरे में चलो, थोड़ा आराम कर लो। मैं भी बस शुक्राना अदा करके बाबा साईं के साथ हॉस्पिटल निकलती हूँ। वो उसके साथ कदम उठाती हुई अंदर दाखिल हुई। मैं बाबा साईं से मिल लूँ, फिर आराम करूंगा। बाबा साईं की अभी कुछ देर पहले ही आंख लगी है, घंटा भर सोने दो, फिर तो फजर पढ़कर अस्पताल निकलना है। अच्छा शाहू, सवेरा की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने उसे नींद की दवा देकर सुला दिया था, जरा ख्याल रखना। वो उसे इतला देती हुई अपने कमरे की जानिब मुड़ गई। वो बोझल कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसका दिमाग दोनों ही समझौता करने से इनकारी थे। वो खुद को डिपटते हुए कमरे के दरवाजे की नॉब घुमाकर अंदर दाखिल हुआ। पूरे कमरे में हल्की-हल्की सी नीलगुण रोशनी फैली हुई थी। उस पर गुलाब के फूलों की महक और एसी की खुनकी ने माहौल को ख़ौफनाक बना दिया था। वो कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा तो सामने ही बेड पर सवेरा का दिलकश वजूद महवे इस्तराहत था। वो इस वक्त सादा से लिबास में मलबूस थी। तुम वाकई खूबसूरती और दिलकशी का मुजस्मा हो। कोई भी तुम जैसी बीवी पाकर अपने आप को खुशनसीब समझेगा, लेकिन अफसोस में वो नहीं हूँ। वो एक उचटती सी नज़र उस पर डालते हुए अलमारी की जानिब बढ़ा। अपने लिए आरामदेह लिबास निकालकर तब्दील करने चला गया। काफ़ी देर नीम गर्म पानी से शॉवर लेकर खुद को पुरसकून करता हुआ वो बाहर निकला। अब वो सोना चाहता था, लेकिन बेड पर मौजूद सवेरा का वजूद उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके साथ बेड शेयर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो चंद लम्हे कमरे में टहलता रहा, फिर वो जाकर सोफे पर बैठा। इरादा सोफा पर सोने का था, लेकिन वो 2 सीटर सोफा उसके लंबे चौड़े वजूद के लिए नाकाफी था। थक हार कर वो उठा और बेड पर लेटी सवेरा की जानिब बढ़ा। ए लड़की, उठो, उसने आवाज लगाई। सुनो, यहाँ से उठो। उसने कंबल उसके चेहरे से हटाया। जब सवेरा टस से मस नहीं हुई तो वो भिन्नाता हुआ बेडरूम फ्रिज की तरफ बढ़ा और ठंडे पानी की बोतल निकालकर बेड की जानी पलटा। वो बेडरूम फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर बेड पर महवे इस्तराहत सवेरा के पास आया। बोतल का ढक्कन खोलकर उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारे। वो नींद में किसमिसाई। नीलगुण रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा अपनी पूरी दिलकशी के साथ उसके सामने था। उस इस रिश्ते से हजारों इख्तलाफात के बावजूद वो उसके वजूद की दिलकशी और खूबसूरती से नजरें नहीं हटा पा रहा था। स्याह सिल्की लंबे चमकीले बाल तकिए पर फैले हुए थे। उसका बेसाख्ता दिल चाहा कि उन्हें छू कर देखे। वो उसकी सिमत झुका भी उसने उन
मुश्क-बू जुल्फ़ों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। वो जैसे बेदार सा हुआ और तेज़ी से दूर हटते हुए बोतल को साइड टेबल पर रखकर फ़ोन चेक करने लगा। उर्वा कॉलिंग जगमगा रहा था। हेलो, किधर हो शहरी? जब से गए हो लगता है अपनी फैमिली में उलझ कर मुझे भूल गए हो। उर्वा की रूठी हुई आवाज़ गूंजी। उर्वा, मैं यहाँ तफरीह करने नहीं आया हूँ और फ़ोन तुमने खुद इग्नोर किया था। वो रूखे लहजे में बोला। हाँ, तो जब तुम मुझे इग्नोर करोगे तो फिर मुझे भी तो गुस्सा आएगा। वैसे भी एक तो मुझे अकेला छोड़ गए हो, ऊपर से पहुँच कर कॉल भी नहीं की। बोलो अभी तुम फ़ोन करने की ज़हमत कैसे कर ली तुमने? गुस्सा उतर गया क्या क्या? वो सोफ़े पर बमुश्किल लेटते हुए बोला। फ़ोन ना करती तो क्या करती? तुम्हारे बगैर रह भी तो नहीं सकती। वो दिल गिरफ्तगी से बोली। देखो उर्वा, याद रखना मैं ये नखरे उठाने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझसे सीधी बात किया करो। अच्छा छोड़ो सब। ये बताओ अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात की? उर्वा हनी, मैं यहाँ बाबा साईं से मिलने उनकी इयादत करने आया हूँ। शादी की बात करने नहीं। शायरी, आई एम मिसिंग यू अलॉट। वो उदासी से बोली। डोंट वरी हनी, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। बहुत ही रूड हो तुम, जरा भी रोमांटिक नहीं हो। क्यों, अब क्या किया मैंने? तुम्हें कहना चाहिए था कि आई मिस यू टू, लव यू भी कह सकते थे। काफी देर उर्वा से बातें करने के बाद वो बड़ी बड़ी मुश्किल से सोफे पर ही आड़ा तिरछा होकर लेट गया। रात भर वो सोफे पर बेचैन रहा था, पता नहीं कब आंख लगी थी। सूरज की रोशनी छन छन कर कमरे में आ रही थी। वो अंगड़ाई लेते हुए उठा, घड़ी में वक्त देखा तो दिन के 12 बज चुके थे। वो तेजी से खड़ा हुआ, सामने ही बेड पर सवेरा अभी तक सो रही थी। वो एक उचटती सी नजर उस पर डालते हुए वॉशरूम चला गया। वो सोकर उठी तो उसका सर घूम रहा था। काफी देर तक वो हाली दिमाग लिए बैठी रही। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और शहरयार तौलिया से मुंह पोंछता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने एक कड़ी निगाह अपने बेड पर बैठी हुई सवेरा पर डाली। जो भी था, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत थी कि उन्हें कुछ अरसे तक ये बेडरूम शेयर करना था। इसलिए बेहतर था कि वो अपनी हदूद तय कर लेते। सुनो लड़की, वो पुरसोच नजरों से उसे देखता हुआ बेड के पास आकर रुका और चौंक गया। सवेरा के गुलाबी गाल चेहरे पर उंगलियों के निशानात थे, चमकती पेशानी पर नील का निशान था। दिन की रोशनी में उसकी चोटें वाज़ेह नजर आ रही थी। कल जब उसने उसे दुल्हन बने देखा था तो उस वक्त ऐसे कोई निशानात उसके चेहरे पर नहीं थे। ये तुम्हें क्या हुआ है? वो हैरत से पूछ रहा था। सवेरा ने गड़बड़ाकर दुपट्टा खींचकर सर पर डाला और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। उसने जाती हुई सवेरा को कलाई से पकड़कर रोका। तकलीफ की शिद्दत से सवेरा की हलक से सिसकी सी उभरी। वो हैरत से उसकी आंखों में उमड़ती हुई नमी को देख रहा था। कुछ नहीं, हाथ छोड़े प्लीज, मुझे जाना है। वो भीगी हुई आवाज में बोली। उसके अंदाज पर शहरयार का दिमाग घूम गया। लगता है तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई है, लेकिन एक बात कान खुलकर सुन लो, चाहे गलती से ही सही, पर जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें तमीजदार बनना पड़ेगा और मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिलना चाहिए। अंडरस्टैंड? वो हुर्राया। वो वो कल फुप्पो। सवेरा की समझ में नहीं आया वो क्या जवाब दे। तभी दरवाजा नॉक हुआ। शहरयार ने सवेरा की कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त से आजाद की और उसे घूरता हुआ दरवाजे की सिमत बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम रुखसार आपी, आप तो अस्पताल गई थी ना? वो दरवाजे पर रुखसार को देखकर हैरान रह गया। हाँ, मेरे भाई फजर पढ़कर गई थी। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे भाई बहुत बेहतर हैं। बस अभी वापस आई हूँ। चलो नीचे चलो, शाह बीबी बुला रही हैं। और सवेरा की तबीयत अब कैसी है? वो इत्मीनान से बात करती हुई अंदर दाखिल हुई। सवेरा ने उन्हें देखते ही सलाम किया और वो भी जवाब देते हुए पास आई और उसके माथे को छू कर देखा। फिर आस्तीन पलट कर उसकी कलाई का जख्म चेक किया। शहरयार हैरत से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। जब वो सवेरा का हाथ थामे उसके पास आई। चलो साथ ही चलते हैं, शाह बीबी ने तुम दोनों के लिए स्पेशल नाश्ता तैयार करवाया है। वैसे अब वक्त तो लंच का है, लेकिन नए दुल्हा दुल्हन अमूमन इसी टाइम नाश्ता करते हैं। वो शरारत से छेड़ते हुए बोली। आप एक मिनट रुके। सुनो लड़की, तुम नीचे चलो, हम अभी आ रहे हैं। वो रुखसार को रोकते हुए सवेरा को आगे जाने का इशारा करते हुए बोला। क्या बात है शाहू, मुझे क्यों रोका? वो एक दिन की दुल्हन अकेली जाती अच्छी लगेगी क्या? अभी भी हवेली में मेहमान ठहरे हुए हैं, सब क्या सोचेंगे? रुखसार ने टोका। या वहशत, आप ही थोड़ा ब्रेक लगाए, मुझे बताएं सवेरा को क्या हुआ है? उसने टोकते हुए पूछा। सवेरा तुम रुको। रुखसार ने जाती हुई सवेरा को रोका और खुद वार्डरोब की जानी बढ़कर उसके लिए हल्के से काम का फेरोजी सूट निकाला। ऐसे उजाड़ हुलिये में बाहर जाओगी? चलो जल्दी से फ्रेश हो लो और ये लिबास बदलो, फिर साथ साथ नीचे चलेंगे। सवेरा बेदिली से लिबास साम कर वॉशरूम में चली गई तो रुखसार ने अपना रुख शहरयार की जानिब किया। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? सवेरा को क्या हुआ है? उसके चेहरे पर ये निशानात कैसे हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो जिए या मरे तुम्हें क्या? तुम भी तो उसे छोड़कर दूसरी शादी प्लान किए बैठी हो। आप ही मैं भी इंसानियत रखता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इंसान की सारी हमदर्दी सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही हो। उसके साथ मेरा कज़न का रिश्ता भी है। मैं उसी रिश्ते के हक से पूछ रहा हूँ। वो संजीदगी से बोला। रुखसार उसे संजीदगी से देखते हुए पप्पो की सवेरा से बिला जवाज दुश्मनी और कल की मारपीट का बताने लगी।
सफर में धूप तो होगी, जो जो चल सको तो चलो, सभी भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सवेरा लिबास तब्दील करके बाहर आ चुकी थी। फिरोजी रंग में उसकी रंगत मजीद निखर आई थी। रुखसार ने उसे सिंगार मेज के सामने बिठाया और दुपट्टा उतारकर उसके लंबे स्याह से बाल सुलझाने लगी। आप ही मैं जा रहा हूँ, आप ये फजूल काम जारी रखें। शहरयार कोफ्त से इन दोनों को देखते हुए बोला और तेजी से बाहर निकल गया। सवेरा, अभी वक्त कम है, बाल बाद में बांध लेना, और सुनो, चेहरे पर ये बेस लगा लो। सवेरा इस बात में सर हिलाती हुई उनके मशवरों पर अमल करती तैयार हो चुकी थी। रुखसार सवेरा को लेकर कमरे से बाहर निकली। अभी वो दोनों सीढ़ियों पर ही थीं कि उन्हें जाहिदा ताई पास आती नजर आई। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। सवेरा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, चश्मे बदूर। उन्होंने प्यार से उसकी पेशानी चूमी। चलो तुम दोनों शाह बीबी के कमरे में चलो, शाहू और तुम्हारे ताया भी उधर ही हैं। वो उन्हें हिदायत देती हुई किचन में चली गई। सुबह से पहले अस्पताल, फिर रात के ठहरे हुए रिश्तेदारों के नाश्ते पानी के बाद रवानगी ने उन्हें घुन चक्कर बनाया हुआ था। शाह बीबी के कमरे में सलीम साहब और शहरयार दोनों ही मौजूद थे। सवेरा झिझकते हुए सबको सलाम करती हुई शाह बीबी के पास आकर बैठ गई। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? रात तो तुमने हम सबको डरा दिया था। शाह बीबी उसके चेहरे को बगौर देखते हुए बोली। इसी वक्त दरवाजा खुला और रुखसार और जाहिदा मुलाजमा के साथ चाय, जूस और हलवा पूरी, उबले अंडे, गाजर का हलवा लेकर अंदर दाखिल हुई और मेज दरमियान में रखकर सेट करने लगी। इसी वक्त शहरयार का फोन बजने लगा। उसने फोन चेक किया तो ऑफिस से उसकी सेक्रेटरी कॉल कर रही थी। वो फोन उठाकर शाह बीबी से माजरत करता हुआ तेजी से फोन को कानों से लगाता हुआ बाहर निकल गया। रुखसार बेटी, तुम नाश्ता सर्व करो, शाहू भी कुछ देर में आ जाएगा, शाह बीबी ने कहा। सलीम साहब, जाहिदा बेगम, रुखसार, शाह बीबी और सवेरा नाश्ता कर रहे थे। बर्तनों के खनकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जब एक झटके से दरवाज़ा खुला और फरजाना अंदर दाखिल हुई। वाह शाह बीबी वाह! इधर मेरा अकरम अस्पताल में पड़ा है और यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, दावतें उड़ाई जा रही हैं। वो अंदर का माहौल देखकर ज़हरखुंद लहजे में पुकारी। आइए फूफो, बैठे नाश्ता करें, रुखसार ने फ़ौरन उठकर अदब से कहा। बस बीवी बस, इधर तुम्हारे सर का साई अस्पताल में पड़ा है और तुम इधर बेफिक्री से खुशियाँ मना रही हो, या यूँ कहो कि आज़ादी के ख्वाब देख रही हो। रुखसार का चेहरा उनकी बात सुनकर फक पड़ गया। ये तो वही जानती थी कि कितनी मुश्किल से खुद को संभाल कर वो ये सब कुछ देख रही थी। फरजाना आपा, ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं? सलीम साहब से रुखसार का उतरा हुआ चेहरा बर्दाश्त नहीं हुआ। सलीम मियाँ, तुम तो बीच में मत बोलो। वो उन्हें टोक ही रही थी कि उनकी निगाह शाह बीबी से चिमटी हुई सवेरा पर पड़ी। शाह बीबी, मुझे यकीन नहीं आता कि आप मेरी सगी माँ हैं। इस लड़की की वजह से मेरी नंद का वट्टा सट्टा वाला रिश्ता टूटा था। मेरा घर उजड़ते उजड़ते बचा था। इतनी बदनामी हुई थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और मर गई, छोड़ गई हम सबको। और आप उसी नागिन नागिन की बेटी को सीने से लगाए बैठी हैं। फरजाना चलती हुई पास आई और एक झटके से सवेरा को बाजू से पकड़कर शाह बीबी के पास से उठाकर अपने सामने खड़ा किया। तेरी माँ भी बेगैरत थी जो घर से भाग कर आई थी, और तू तो उससे भी बड़ी बेगैरत है, इतनी जलालत उठाकर भी जिंदा है। उन्होंने उसे एक जोरदार झटका दिया। फरजाना, बच्ची को छोड़ दो, शाह बीबी उठते हुए बोली। तेरे होते सोते मर चुके हैं, तुझे कोई नहीं पूछता। शहरयार भी तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है, फिर भी तू समझ नहीं रही। देख सवेरा, इस घर का, शहरयार का पीछा छोड़ दे, अपना मनहूस वजूद लेकर चली जा यहाँ से। उन्होंने सवेरा को झिंझोड़ा। ये क्या हो रहा है फुप्पो? आप सवेरा से किस तरह बात कर रही हैं? फोन बंद करके अंदर आते। शहरयार ने सारा मंजर ताज्जुब से देखा और तेजी से अंदर आकर सवेरा को उनकी गिरफ्त से आजाद करवाया। वाह बेटा वाह! एक ही रात में इस मनहूस का जादू तुम्हारे सर चढ़ गया है। आप सवेरा को कमरे में ले जाएं। वो सवेरा के खौफ से फीके पड़ते चेहरे से नजर चुराते हुए बोला। रुखसार तेजी से आगे बढ़ी और सवेरा को लेकर कमरे से निकल गई। फुप्पो, आप बैठें, बैठकर आराम से बात करें। वो उन्हें शानों से थाम कर बिठाते हुए रिसान से बोला। फरजाना ने बिला वजह का बैर पाल रखा है उस मासूम से। कल तो उसे मारा पीटा भी है। हालांकि वो हमारे प्यारे छोटे बेटे की निशानी है, जिसे वो बड़े इत्मीनान से तुम्हारे हवाले करके मरा था। शाह बीबी अफसरदगी से बोली। फुप्पो, आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? शहरयार ने पूछा। इस मनहूस लड़की के वजूद को इस हवेली से निकाल बाहर करो, वरना अब मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी मनहूसियत मेरी बहनों सी नंद फिर मेरे भाई को खा चुकी है, और अब देखो मेरा अकरम भी अस्पताल में है। और वो बिगड़े हुए अंदाज में गोया हुई। शहरयार ने पुरसोच नजरों से फरजाना फुप्पो के बिगड़े हुए अंदाज को, सलीम साहब के पुरतफक्कुर चेहरे को, अपनी माँ जाहिदा और शाह बीबी की आंखों की नमी को बगौर देखा। वो एक मजबूत मर्द था, मिनटों में फैसले करने वाला।
ठीक है पुप्पो, आपने जहाँ इतने दिन गुजार लिए हैं, बस 2 दिन और गुजार लें, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, वो संजीदगी से बोला। बंदोबस्त करता हूँ। बेटा जी, तुम्हारी ज़न-मुरीदी के आसार तो अभी से नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है मर्द हो। हुस्न का जादू तो सर चढ़कर बोलेगा ही। अफ़सोस तो इस बात का है कि तुम भी एक आम मर्द निकले, हुस्न के आगे पिघल जाने वाले। उन्होंने उसे भड़काया। फुप्पो, शहरयार का ज़ब्त जवाब दे गया। क्या फुप्पो, कल तक रट लगाए बैठे थे कि शादी नहीं करनी, घर-बार छोड़ गए और अब तुम खुद इस 2 टके की लड़की के लिए मुझसे बहस कर रहे हो। मैं सिर्फ़ इंसानियत के नाते उसका साथ दे रहा था। आप मुझे बहुत गलत समझ रही हैं और अब ये वक़्त बताएगा कि मैं क्या हूँ। ठीक है मियाँ, अब तुम मुझसे और अपनी बहन रुखसार जो मेरी बहू है उस इस वक्त बात करना जब उस बला से पीछा छुड़ा लो। और अगर रुखसार ने तुमसे बात की तो मैं उसे तलाक दिलवा दूंगी। वैसे भी इतने साल हो गए, उसकी गोद भी खाली है। वो तुरुप का पत्ता फेंक कर कमरे से बाहर निकल गई। शहरयार बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी फूफो भी गुस्से में है। शाह बीबी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शाह बीबी, क्या हम सवेरा को इधर ही किसी हॉस्टल में दाखिल नहीं करवा सकते? वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी और रुखसार आपी का घर भी खराब नहीं होगा। शहरयार ने पूछा। नहीं शहरयार, अकेली औरत इस दुनिया में कोई वक़्त नहीं रखती। और तुम क्या समझते हो ये लोग उसे पढ़ने देंगे? ज़रा सोचो, अगर तुम भी इस यतीम को छोड़ दोगे तो उसका क्या होगा? शाह बीबी ने उसे टोका। वो कुछ देर चुपचाप खामोश खड़ा रहा, फिर शाह बीबी की तरफ मुड़ा। उसके वजीह चेहरे पर परछाई संजीदगी बता रही थी कि वो फैसला ले चुका है। बाबा सही, शाह बीबी, आप मुझे सवेरा का पासपोर्ट और वीज़ा दें। मैं परसों शाम उसे लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा। वो सारे मसले निपटाता वो अपनी और सवेरा के टिकट सीट बुक करवाकर अस्पताल का एक चक्कर लगाने के बाद रात गए थका हारा हवेली में दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ा। इरादा आराम करने का था। अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही सवेरा बेड पर टेक लगाए बैठी हुई थी। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उठो यहाँ से और सोफे पर मरो, और ख्याल रखना आइंदा मुझसे, मेरे बेड से, हत्ता कि मेरी परछाई से भी दूर रहना। वो उसे तंबी करता हुआ लाइट ऑफ करके बिस्तर पर ढेर हो गया। वो खामोशी से आंसू जब्त करती हुई सोफा पर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दोपहर से उसने रुखसार आपी को भी नहीं देखा था। ऊपर से जाहिदा ताई ने उसे कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया था। पता नहीं अब जिंदगी क्या रंग बदलने वाली थी। रुखसार जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में टहल रही थी। उसे फरजाना फूफो ने सख्ती से शहरयार और सवेरा से दूर रहने का हुक्म दे दिया था। अकरम भी अस्पताल में थे, वरना वो उनसे मदद तलब करती, लेकिन इस वक्त वो अपने बीमार शौहर को मजीद परेशान नहीं करना चाह रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और जाहिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। रुखसार बेटी, क्या बात है, आज तुम नाश्ते पर नहीं आई? फरजाना खुद बावर्ची खाने को देख रही हैं। अम्मा, मुझे पप्पो ने सख्ती से कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया है। वो कहती हैं अगर मेरी झलक भी शाहू ने देखी तो वो अकरम की दूसरी शादी करवा देंगी। फरजाना आपा भी बस। खैर तुम फिक्र मत करो, शहरयार कल शाम लंदन जा रहा है, सवेरा भी साथ जा रही है। अम्मा, क्या मैं वाकई शेरू और सवेरा से नहीं मिलूंगी? फिर पता नहीं उनका कब आना हो। आप प्लीज पप्पो को समझाएं। रुखसार बेटी, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो। खैर छोड़ो ये सब। बेटी, ये कुछ रकम रखो। वो लिफाफे में रखी एक कसी रकम उसके हाथ पर रखती हुई बोली। आज बाजार जाकर सवेरा के लिए वलायत के लिहाज से चंद जोड़े ले आओ और करेंसी तब्दील करवा लाओ। मगर अम्मा, अगर फुप्पो को पता चल गया तो वो खफा होंगी। रुखसार परेशान हुई। ये भला क्या बात हुई? तुम अपने बाप के साथ जाओगी और इसमें खफा होने वाली कौन सी बात है? अम्मा अब अच्छी तरह से जानती हैं कि फुप्पो सवेरा से कितनी नफरत करती हैं। वो हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि उनकी बहू उसकी शॉपिंग करे। आपने कल फुप्पो की बातें नहीं सुनी? वो मुझे साफ कह गई हैं कि मैं अगर शाहू से मिली तो वो अकरम की दूसरी शादी करवा देंगी। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा है। उन्होंने मुझे बे औलादी का ताना भी दिया है। बेटी तुम फिक्र मत करो, अभी जैसा तुम्हारी फूफो कह रही हैं वैसा ही करो। तो क्या आपने इकलौते भाई भावज को छोड़ दूं? ये मुझसे नहीं होगा। इतना परेशान मत हो, अभी मुश्किल वक्त है, गुजार लो, देखना अल्लाह पाक कोई बेहतर सबब बना देगा। ठीक है अम्मा, मैं सब्र करती हूँ, लेकिन अगर हम ठीक हो जाएं तो उनसे बात जरूर करूंगी। अच्छा ज़रूर करना। देखो भला मैं किस काम से आई थी और तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया। तुम्हारी फूफो तो सदा से ही ऐसी हैं। उनकी बात की टेंशन मत किया करो। आप फ़िक्र मत करें, मैं अभी अस्पताल के लिए निकलूँगी तो अकरम से इजाज़त लेकर वहीं से मार्केट चली जाऊँगी। रुखसार भारी रकम का बंडल उठाकर पर्स में रखती हुई बोली, तन्हाई आखिरी रिश्ता है जो मैं महसूस करती हूँ। मेरी अकेली दुनिया में गम वो आखिरी जज्बा है जिसमें कैद रहती हूँ। मौत वो आखिरी लम्हा है जो मुसर्रत बन के आएगा, उड़ा ले जाएगा मुझको इस सफाक दुनिया से, इन बेदर्द रिश्तों से, मेरे टूटे हुए दिल को, लहू रिश्ती आंखों को जो सुकून दे के जाएगा। मौत वो आखिरी लम्हा है जो आज़ादी दिलाएगा। मेरी बेचैन रूह को दुनिया के रवाबित से, लोगों की चुभती निगाहों से, मौत वो आखिरी लम्हा है। शिजा खान।
सुबह फजर के वक्त मामूल के मुताबिक सवेरा की आंख खुली। वो कुछ देर चुपचाप सोफे पर लेटी रही, फिर नमाज का इरादा करके उठी। सामने ही बेड पर वो सितमगर सो रहा था। वो बिना आवाज किए वजू करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। नमाज पढ़कर वो एसी की कूलिंग कम करती हुई कमरे से बाहर निकल आई और अपने मामूल के मुताबिक शाह बीबी को वजू करवाने उनके कमरे की जानी बढ़ गई। शाह बीबी नमाज के लिए उठी ही थी कि सवेरा उनके कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम शाह बीबी। सलाम करके उसे हमेशा की तरह अपना सर उनके आगे झुकाया। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरकर दुआ दी। तुम इतनी सवेरे? वो हैरान थी। शाह बीबी, मैं तो रोज ही सवेरे उठती हूँ। मेरा मतलब आज तो तुम्हारी शादी का तीसरा दिन है और नई नवेली दुल्हन कमरे से बाहर अकेली नहीं आती, अपने सर के साईं के साथ ही निकलती है। शाह बीबी, मैं कहाँ से दुल्हन हो गई? आप सब जानती तो हैं। अच्छा, सब छोड़ो। और मैं जब तक नमाज पढ़ रही हूँ तुम जरा माई से कहकर चाय बनवा लो, और हाँ खबरदार खुद किसी काम में नहीं लगना। पर शाह बीबी, आप तो मेरे हाथ का नाश्ता पसंद करती हैं, फिर रो क्यों रही हैं? बच्ची, हमारे यहाँ नई दुल्हन से मेहंदी उतरने तक कोई काम नहीं करवाते। अब तुम जाओ और माई को चाय का बोल दो। वो दो टोक लहजे में बोलती हुई नमाज के लिए खड़ी हो गई। सवेरा धीरे से चलती हुई बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो इधर माई और उनकी बेटी पहले से ही मौजूद थे। माई, फारिग होकर शाह बीबी की अदरक वाली चाय बना दे। उसने पराठों का आटा गूंथती हुई माई से कहा। वाह बंदो वाह, तुम तो 2 रातों में अपनी औकात भूल गई हो। सवेरा चौंक कर मुड़ी तो सामने ही नमाज के अंदाज में दुपट्टा ओढ़े फरजाना फूफो खड़ी हुई थी। अब खड़ी मेरी मुंह क्या देख रही है? चल चाय बना और सबका नाश्ता आज तेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने उसे झिड़क कर काम से लगाया। बीबी जी, नाश्ता मैं बना लूंगी, माई ने डरते डरते कहा। माई, तुमसे जितना कहा जाए बस उतना ही करो, फरजाना हुक्म देती हुई कुर्सी घसीट कर बैठ गई। चाय बन चुकी थी। सवेरा ने शाह बीबी की चाय माई के हाथ भिजवाई और खुद आस्तीन चढ़ाकर ऑमलेट पराठे की तैयारियों में लग गई। शाह बीबी नमाज पढ़कर फारिग हुई ही थी कि माई इजाजत लेकर चाय की ट्रे हाथों में थामे हुए अंदर दाखिल हुई। माई, तुम? सवेरा बेटी किधर है? शाह बीबी, वो उधर किचन में नाश्ता बना रही हैं। माई, तुम्हें तो सारे रस्म रिवाज पता है, वो तो बच्ची है, पर तुम तो समझदार हो, उसे रोका क्यों नहीं? जी मैंने तो रोका था, पर उधर फरजाना बीबी ने उन्हें काम पर लगा दिया है। माई ने डरते हुए बताया। शाह बीबी का गुस्से से बुरा हाल था। वो चाय तपाई पर रखकर खड़ी हुई और सीधी बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। अंदर फरजाना बड़े करोफर से बैठी हुई थी और सवेरा चूल्हे पर लगी हुई थी। उन्होंने ताज्जुब से ये मंजर देखा और अंदर दाखिल हुई। ये क्या हो रहा है? उनकी दबंग आवाज पर सवेरा और फरजाना दोनों चौंक उठी। शाह बीबी, सबका नाश्ता तैयार करवाया जा रहा है, आखिर सुबह का वक्त है, फरजाना ने खड़े होते हुए कहा। रुखसार किधर है? उन्होंने सवाल किया। मेरी बहू इस वक्त तक अपने कमरे से नहीं निकलेगी जब तक इस मनहूस सवेरा का वजूद इस घर से दफा नहीं हो जाता। सवेरा बेटी, तुम अपना और शहरयार का नाश्ता लेकर अपने कमरे में चलो, और माई तुम नाश्ता बनाकर सबके कमरों में पहुंचा दो। वो हुक्म देती हुई फरजाना को तंबीह करती नजरों से घूरती हुई बाहर निकल गई। सवेरा खामोशी से ट्रे में नाश्ते के लवाजमात रखने लगी, फिर फ्रेश ऑरेंज जूस निकालकर ट्रे उठाती हुई बाहर निकल गई। शहरयार सवेरा के कमरे से निकलते ही उठ गया था और अभी बाहर से जॉगिंग करके आने के बाद नहाकर बाहर निकला ही था कि सवेरा हाथों में भारी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई और उसे बिना शर्ट के देखकर सिर पिटा गई और रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। क्या बदतमीजी है? तुम्हें इतने भी तमीज नहीं कि किसी के कमरे में इजाजत लेकर आते हैं? वो उसे देखकर तब क्या? वो 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 सवेरा ठीक-ठाक घबरा गई। वो क्या? वो उसके करीब आया और ट्रे से जूस का गिलास उठाते हुए उसके घबराए हुए वजूद को बगौर देखा। वो नज़रें झुकाए हुए खड़ी थी, माथे पर पसीना चमक रहा था। वो उससे घबरा रही थी। शाह बीबी ने नाश्ता भेजा है, वो बमुश्किल बोली। ठीक है, तो अब क्या मैं खड़े-खड़े नाश्ता करूँगा? वो बौखलाकर नफ़ी में सर हिलाती हुई मेज़ की तरफ बढ़ी। नाश्ते की ट्रे कमरे के वसत में बिछी शीशे की मेज़ पर रखकर वो बर्तन सेट करने लगी। मजाल है जो उसने नज़रें उठाई हों। हुँ, दब्बू टिपिकल एतमाद से आरी, वो बुड़बुड़ाया। आपका नाश्ता, उसने नज़रें झुकाकर कहा। वो आराम से टी-शर्ट पहनता हुआ आकर सोफ़े पर बैठा और प्लेट उठाई। सुनो लड़की, कल शाम रवानगी है, पैकिंग कर लेना, अब तुम जा सकती हो। सवेरा नासमझी से उसे देखती हुई बाहर निकल गई। उसको समझ नहीं आई थी कि वो किसकी पैकिंग की बात कर रहा था। शहरयार नाश्ते से फारिग होने के बाद तैयार होकर बाहर निकला। उसका इरादा अस्पताल में अकरम भाई की इयादत के बाद शॉपिंग का था। वो उर्वा के लिए कुछ शॉपिंग करना चाह रहा था। अभी वो कमरे से बाहर निकला ही था कि माई उसके पास आई। सरकार, आपको शाह बीबी याद कर रही हैं। वो सारी हिलाते हुए शाह बीबी के कमरे में आया, जहाँ इस वक्त बाबा साईं, अम्मा और सवेरा सब मौजूद थे। चाय का दौर चल रहा था। वो सलाम करते हुए शाह बीबी के पास आकर बैठ गया। अम्मा, रुखसार आपी किधर हैं? आज सुबह सुबह से नजर नहीं आई। उसने कमरे में नजर दौड़ाई।
शेरू और रुखसार अस्पताल गई है अकरम के पास। जायदा ने बात संभालते हुए कहा। शहरयार बेटा, शाह बीबी ने संजीदगी से उसे मुखातिब किया। जी शाह बीबी, हुक्म। वो सीने पर हाथ रखते हुए शरारत से उनकी तरफ झुका। बेटा, तुमने अपनी दुल्हन को रूनुमाई में क्या दिया? उन्होंने सवाल किया। शहरयार चुप सा हो गया। उसके जबड़े भिंचे हुए थे, जैसे गुस्सा बर्दाश्त कर रहा हो। खैर, तुम्हें रस्म और रिवाजों का क्या पता? जाहिदा, मेरी अलमारी से कंगन निकालो और सवेरा बेटी इधर आओ। उन्होंने सवेरा को बुलाकर शहरयार के साथ बिठाया। जाहिदा ने उनकी अलमारी से बेशकीमत जुड़ाव कंगन निकालकर शाह बीबी के हाथ में दिए। ये लो, अपनी दुल्हन को गिफ्ट करो। शाह बीबी ने कंगन उसकी जानी बढ़ाए। शहरयार ने खामोशी से कंगन थामे और सवेरा की जानी बढ़ाए ही थे कि शाह बीबी ने उसे टोका। शेरू, दुल्हन को ऐसे तोहफा नहीं दिया जाता। तुम ये कंगन अपनी दुल्हन को अपने हाथों से पहनाओ, इससे मोहब्बत बढ़ती है। उसने एक गहरा सांस लेकर बड़ी कोफ्त से अपने हाथों में मौजूद कंगन देखे और फिर तेजी से सवेरा की गोद में रखा हुआ उसका दूधिया हिनाई हाथ थाम कर कंगन पहना दिए। जरा देखो तो, तुम्हारी दुल्हन का हाथ तो माशाल्लाह से सज सा गया है, जाहिदा ने प्यार से कहा। शहरयार ने एक उचटती सी नजर उसके हाथ पर डाली। मेहंदी के गुलबूटों से सजा नाजुक सा हाथ, जिसमें उसके पहनाए कंगन आबोताब से जगमगा रहे थे। सवेरा बेटी, ये कंगन तुम्हारे सर के साई ने पहनाए हैं। आप मरते दम तक इनको मत उतारना, ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है। शाह बीबी ने उसे हुक्म दिया। शाह बीबी, अब मैं चलूं? अकरम भाई से मिलना है, कुछ काम निपटाने हैं, फिर कल की फ्लाइट है। वो उठ खड़ा हुआ। चलो ठीक है, तुम आराम से बेफिक्र होकर अपने काम करो, रात के खाने तक जरूर आ जाना। शाह बीबी ने उसे प्यार से कहा। आज का पूरा दिन बहुत मसरूफ गुजरा था। जाहिदा ताई ने फरजाना फुप्पो को अस्पताल भेज दिया था। अब रुखसार सवेरा की सारी पैकिंग करवा रही थी। चंद घंटों में उन्हें एयरपोर्ट के लिए निकलना था। अभी वो सवेरा को शोहर के दिल में उतरने के तरीके बता रही थी। जब थका थका सा शहरयार कमरे में दाखिल हुआ। शेरू, देखो, मैंने तुम्हारी दुल्हन की सारी पैकिंग कर दी है। वो उसके पास आकर बोली। आप ही फॉर गॉड से किसी मेरी दुल्हन कहना बंद कर दे। वो तब कर बोला। सवेरा का चेहरा फीका पड़ गया था। लो भला, हमारे यहाँ तो नई नवेली दुल्हन को दुल्हन ही कहते हैं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? वो खफीफ सी हो गई, जबकि सवेरा खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। अच्छा शाहू, सुनो, सवेरा का ख्याल रखना, वो उधर अकेली होगी, उस परदेस। तुम ही उसका सब कुछ होगे। आप ही वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं है कि मुझे उसकी देखभाल करनी पड़े। खाना पीना और छत दे दूंगा, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखें। वैसे भी सिर्फ साल भर की तो बात है। वो जाकर अपना बैग एक कोने पर रखते हुए कपड़े निकालकर तैयार होने चला गया। शाम ढल रही थी। इस वक्त सभी सवेरा और शहरयार को छोड़ने एयरपोर्ट आए हुए थे। प्लेन कॉटन के हल्के नीले के रंग के सादा से ट्राउजर शर्ट में मलबूस किसी भी गैर जरूरी आरइश और ज़ेबाइश के भी सवेरा का वजूद देखने वालों की आंखों को हिला कर रहा था। उसके मेहंदी लगे दूधिया हाथ पैर सबकी तवज्जो खींच रहे थे। सादा से चमकते चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगी हुई थी। कमर तक आते काले स्याह बालों की सादा सी चोटी बांधे वो शहरयार के पहलू में खड़ी हुई थी। जल्द से जमे हुए बाल, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई में मलबूस शहरयार ने अपना कोट एक हाथ में डाला हुआ था। उसकी मजबूत कलाई में राडो की घड़ी जगमगा रही थी। कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए वो अपने सेक्रेटरी से अपना इस्तांबुल में मीटिंग का प्लान डिस्कस कर रहा था। शेरू, अब बस भी करो, फ्लाइट अनाउंस हो गई है, सलीम साहब ने उसे टोका। सबसे मिलकर वो सवेरा को साथ आने का इशारा करते हुए अपने महसूस मगरूर अंदाज में अंदर बोर्डिंग के लिए चला गया। वो दोनों प्लेन में बैठ चुके थे। सवेरा का ये पहला सफर था, उसे डर लग रहा था, लेकिन उस संग दिल से वो अपनी फीलिंग शेयर करने से डर रही थी। तभी एक गैर मुल्की एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए उनकी सीट पर आई। मैम, टेक ऑफ हो रहा है, आप सीट बेल्ट बांध लें। सवेरा ने इस बात में सर हिलाया और बेल्ट बांधने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बेल्ट भी बार बार उसके कपकपाते हुए हाथों से फिसल रही थी। तभी शहरयार ने उसकी जानिब देखा, जो सीट बेल्ट से उलझी हुई थी। पीछे हटो, वो संजीदगी से बोला। सवेरा दम साधे सीधी होकर बैठ गई और शहरयार ने झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाई। ऐसे लगाते हैं, अब आगे मुझे शर्मिंदा मत करवाना। वो उसकी काली स्याह चमकदार आंखों में झांकते हुए बोला। वो चुपचाप इस बात में सर हिलाकर रह गई। जैसे ही जहाज ने टेक ऑफ किया, सवेरा की हलक से एक हल्की सी चीख निकली। उससे डर के मारे साथ बैठे शहरयार का हाथ थाम लिया। क्या बदतमीजी है? शहरयार ने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया। तुम चीख क्यों रही हो? इंसानों की तरह सफर करो, अब एक लफ्ज ना निकले तुम्हारी हलक से। वो घुर्राया। शहरयार के साथ इस्तांबुल तक का सफर सवेरा की जिंदगी का एक कठिन तरीन सफर था। पूरे सफर में वो उसकी तनकीदी निगाहों का शिकार रही थी। प्लेन एक लंबे सफर के बाद इस्तांबुल लैंड कर चुका था, लेकिन यहाँ उनका 4 घंटे का ट्रांजिट था। शहरयार उसे लेकर वीआईपी वेटिंग लॉन्च में पहुंचा।
सुनो लड़की, तुम इधर ही मेरा वेट करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। खबरदार जो इधर से हिली। वो उसे लॉन्च में बिठाकर लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर चला गया। उसने इस्तांबुल की फ्लाइट ही इसलिए ली थी कि उसे अपनी कंपनी के तुर्क कंपनी से मर्जर के डॉक्यूमेंट्स साइन करने थे। वो एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका था, सवेरा को अकेला छोड़कर। वो आज कल बहुत खुश थी। शहरी दिन में कम से कम एक बार उससे राब्ता ज़रूर कर रहा था। आज सुबह से ही उसका मूड बहुत बहुत खुशगवार था। अभी भी वो गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी। उसका इरादा शहरी के घर जाकर पौधों को पानी देने का था। सफ़ेद टुकनों से ऊँची कैप्री, पैंट और गुलाबी टॉप पहनकर उसने अपने सुनहरी बालों में ब्रश मारा और फ़ोन उठाती ही बाहर निकल गई। अभी गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। जॉन्स कॉलिंग। उसे एक नज़र बजते हुए फ़ोन पर डाली और एक गहरी साँस लेकर आराम से कार की सीट से पुश्त लगाकर फ़ोन रिसीव किया। हेलो फ्रेंड, कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ किधर हो? मैं बस ऑफ़िस आया था। शहरयार ने डॉक्यूमेंट्स इस्तांबुल से डॉक्यूमेंट भेजे थे, वो साइन करने थे। तुम्हारे फियांसे ने तो कमाल कर दिया। शहरी तुर्की में है, वो बुड़बुड़ाई। हाँ, क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता? जॉन्स ने पूछा। हाँ, हाँ, नहीं, वो रात को कुछ ज़िक्र तो किया था पर मैं नींद में थी। वैसे वो लंदन कब तक आ रहा है? उर्वा ने हड़बड़ाकर बात सँभालते हुए कहा। डोंट वरी उर्वा, हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता हो। जोन्स ने उसे तसल्ली दी। हाँ, शायद, उर्वा ने भुजे दिल से कहा और फ़ोन काट दिया। अब वो शहरयार को फ़ोन मिला रही थी। कभी वसल तो कभी जुदाई चाहता था। खुदा जाने वो शख्स क्या चाहता था। जीते जी जिसने मार डाला मुझे, मैं हमेशा से उसकी भला भला चाहता था। क्या खूब मेरी चाहत थी उससे, मैं उसकी रूह तक रसाई चाहती थी। हक तो ये था कि अब मुलाकात हो, मगर अफसोस वो कहाँ चाहती थी। बिना इस तमन्ना के कि चाह ही जाऊं, मैं एक शख्स को बेपनाह चाहती थी। आकिब भट्ट। वो काफी घंटों से अकेली बैठी हुई शहरयार का इंतजार कर रही थी। उसे बचपन से ही शहरयार का नाम अपने नाम से जुड़ा देखा था। वो कभी कभी ख्वाबों में खुद को सबसे दूर शहरयार के साथ बसता देखती थी, जहाँ ना फुप्पो थी और ना ही कोई और उसे ताना देने वाला। रात की तन्हाइयों में अक्सर अपनी बेबसी पर आंसू बहाते हुए उसने शहरयार को सोचा था, पर वो तो शायद किसी और ही दुनिया का बासी था। उसने तो कभी भी उसके वजूद को तस्लीम नहीं किया था। उसे तो शायद इल्म भी नहीं था कि एक बेवकूफ़ और बुज़दिल सी लड़की उसे अपने दिल में बसाए हुए उसके पलटने का अपने अच्छे वक़्त का इंतज़ार कर रही है। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, सोचा भी कैसे कि आप कभी मुझसे मोहब्बत करेंगे। वो अपनी सोचों में गुम थी जब किसी ने उसके शानों पर हाथ रखा। हेलो ब्यूटीफुल, अकेली हो? एक लंबा तड़ंगा सफ़ेद फ़ॉर्म मर्द उसको घूर रहा था। वो वकील के ऑफिस से सारे डॉक्यूमेंट साइन करके उन्हें जोन्स को फैक्स करने के बाद फारिग हुआ ही था कि उसका सेल फोन बजने लगा। उसने फोन पर नजर दौड़ाई तो उर्वा कॉल कर रही थी। कानों में ब्लूटूथ लगाकर उससे गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने का हुक्म दिया और फिर कॉल ली। हेलो, कहाँ हो तुम? उर्वा ने छूटते ही सवाल किया। मैं अपने काम से बाहर निकला हुआ हूँ। क्यों, खैरियत? शहरी, सच सच बताओ, किधर हो तुम? वो जॉन्स कह रहा था तुम इस्तांबुल में हो। हाँ, मैं ऑफिस के काम से इस्तांबुल आया हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? ओह कम ऑन उर्वा, तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं हो जो मैं तुम्हें अपना टाइम टेबल फैक्स किया करूं। आइंदा मुझसे इस तरह बात पुरस मत करना। वो उलझा उलझा। अकेले हो? समझो अकेला ही हूँ। वाट, कहीं तुम्हारे माँ बाप ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी तो नहीं करवा दी किसी देसी गवार से? वो चीख उठी। व्हाट रबिश, ये तुम्हें हुआ क्या है? किस तरह की बातें कर रही हो? क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा? और मर्द ज़ात पर? कभी भी नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ कब वापस आ रहे हो? सच्ची, आई एम मिसिंग यू अलॉट। पता है जब तुम आओगे ना तो मैं एयरपोर्ट पर ही तुम्हें पिक करूंगी, फिर हम साथ घर चलेंगे। मैं तुम्हें जी भर कर देखूंगी। वो खनकती हुई आवाज से प्लान बना रही थी। उर्वा, उसके चेहरे पर सोच की परछाइयां थी। शायरी, जाने उर्वा से आगे भी तो कुछ कुछ बोलो। मुझे आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। तुम इजी रहो, जब फ्लाइट कंफर्म करवाऊंगा तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। बातें करते करते एयरपोर्ट आ गया था। उसे फोन बंद किया और ड्राइवर को बिल पे करके लंबे लंबे कदम उठाता वह अंदर दाखिल हो गया। एक लंबा तड़ंगा मर्द, हाथों में कड़े, गले में चेन, लंबे सुनहरी बालों की पोनी बनाए सवेरा को खबासत से देख रहा था। हे ब्यूटीफुल, वो उसके करीब हुआ। तन्हा हो? मैं भी आज अकेला हूँ। फिर क्या ख्याल है? वो आंख दबाते हुए बोला। इससे पहले कि वो सवेरा के मजीद करीब होता, एक हाथ उसके शाने पे आके रुका। एनी प्रॉब्लम मैन? ये मेरे साथ है। एक डिसेंट सा बमुश्किल 30 साल का मर्द खड़ा था। सॉरी मैन, मुझे लगा ये परी अकेली है। कई घंटों से इसे अकेला बैठा देखा तो फ्रेंडशिप करने आ गया। अब पता चल के आया तो निकलो यहाँ से। वो रूडली बोला। उसको टालने के बाद वो उस डरी सहमी लड़की की तरफ मुड़ा, जो अपने हाथ मसलते हुए मुसलसल आंसू पीने की कोशिश कर रही थी।
हेलो मिस। उस अंग्रेज ने अपना हाथ मुसाफे के लिए उस कामिनी सी लड़की की तरफ बढ़ाया। वो उसे नजरअंदाज करते हुए खड़ी होने लगी। ओह सॉरी, मैं भूल गया तुम एशियन मुस्लिम गर्ल्स हाथ नहीं मिलाती हो। जा कहाँ रही हो? आओ बैठो, बातें करते हैं। वैसे बेबी, तुम अकेली हो, तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं? वो बेतकल्लुफी से कहता हुआ उसके साथ बैठ गया। सवेरा को उसका अंदाज जरा बराबर भी अच्छा नहीं लगा। उसे शहरियार की तलाश में चारों जानिब निगाह दौड़ाई, पर वो कहीं नहीं था। मेरा नाम एंडी है, लंदन जा रहा हूँ। और स्नो वाइट, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे की घबराहट को नोट किया। सवेरा शहरयार, वो धीरे से बोली। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो और किधर जा रही हो? वैसे लगता है अकेले सफर कर रही हो, और अकेला बंदा बोर हो जाता है। वो चुपचाप इस बात में सर हिलाती हुई मुसलसल इधर उधर देख रही थी। तुमने बताया नहीं कि कहाँ जा रही हो? लंदन, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। वट अ कोइंसिडेंस, मे बी लाहौर लंदन जा रहा हूँ। तुम भी और पता है, अगर हम सफ़र अच्छा हो तो सफ़र तेज़ी से गुजरता है। सवेरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठी रही। क्या मैं तुम्हें कॉफ़ी की ऑफ़र कर सकता हूँ? वो पूछ रहा था। सवेरा की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस मुसीबत से जान छुड़ाए। नहीं प्लीज़, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, आप जाएँ यहाँ से, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। वो थोड़ा मज़बूत लहजे में बोली। हस्बैंड? डोंट टेल मी, तुम मैरिड हो? और कैसा हस्बैंड है तुम्हारा, जो तुम्हारी जैसी सिंपल लड़की को अकेला छोड़ के ना जाने कहाँ है? एंडी हैरान हुआ। वो बस आते ही होंगे, सवेरा ने कहा। तभी उसे शीशे के पास से शहरयार नजर आया। वो आ गए हैं, अब आप जाएँ प्लीज़, वो बोली। एंडी ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। वो इंग्लैंड की मोस्ट वांटेड बैचलर बिज़नेस टाइकून शहरयार को पहचान चुका था। मिस, ये मेरा कार्ड रख लो। तुम बहुत मासूम हो, अगर कभी भी किसी मुश्किल में पड़ो तो मुझे ज़रूर कॉल करना। वो जेब से विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसके हाथ में थमाते हुए वहां से चला गया। सवेरा ने बेदिली से एक नज़र कार्ड पर डाली। डॉक्टर प्रोफेसर एंड्रयू स्मिथ, क्वीन मैरीज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। उसने कार्ड अपने पर्स में डाला और शहरयार का इंतजार करने लगी, जो इसी तरफ आ रहा था। चलो, फ्लाइट अनाउंस हो गई है, उसने आते के साथ ही हुक्म दिया। और सवेरा उसकी तकलीद करते हुए बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ गई। प्लेन हेथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। सवेरा शहरयार के साथ साथ चलने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इमिग्रेशन काउंटर पर सवाल जवाब के बाद शहरयार सवेरा को लेकर एयरपोर्ट के अहाते से बाहर निकला, तो फौरन ही उसका बावर्दी ड्राइवर गाड़ी लिए सामने आया। गुड इवनिंग सर एंड मैम। ड्राइवर ने उतरकर सलाम करते हुए इन दोनों के लिए दरवाज़ा खोला। शहरयार ने सवेरा को बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठकर दरवाज़ा बंद किया। गाड़ी तेजी से मुख्तलिफ रास्तों से गुजर रही थी। लंदन की भीगी शाम एक पुरसकून सा मंजर पेश कर रही थी। चारों जानिब सब्जा ही सब्जा, राह चलते हर रंग और नस्ल के लोग। सवेरा इन्हीं बाग से बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत फूलों से ढके शानदार से मकान के बाहर रुकी। शहरयार खामोशी से गाड़ी से अपना सामान उतारकर सीधा अंदर चला गया। वो एक लम्हे को ड्राइवर के सामने सुबकी के एहसास से सुन सी रह गई। तभी ड्राइवर का फोन बजा। यस सर, श्योर सर। मैम, आपका लगेज। ड्राइवर ने उसका सूटकेस डिग्गी में से बाहर निकाला। वो खामोशी से अपने सूटकेस को उठाने के लिए झुकी ही थी कि ड्राइवर ने सूटकेस उठाया। आइए मैम, मैं आपको अंदर तक छोड़ दूं। वो ड्राइवर की रहनुमाई में इस आलीशान इमारत में में दाखिल हुई। अंदर एक बड़े गोल कमरे में ड्राइवर ने उसका सूटकेस रखा और ताज़ीम बजा लाते हुए बाहर चला गया। घर क्या था? एक शीशे से बना महल था, ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन का। कीमती फर्नीचर, महंगी पेंटिंग से सजी दीवारें। एक बड़ी दीवार पर शहरयार की तस्वीर लगी हुई थी। स्क्वैश, पोलो ग्राउंड, यूनिवर्सिटी और कई शील्ड लेती हुई तस्वीर थी। ये तो उसे भी मालूम था कि शहरयार एक बहुत ही जीनियस और लायक, अपने इरादों में अटल और कतई फैसले करने वाली नेचर का मालिक है। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अपनी लियाकत के झंडे गाड़े थे, जिसकी खबरें बाबा साइंस सबको देते रहते थे। वो दूर जरूर थे, मगर उससे लाताल्लुक हरगिज नहीं थे। शहरयार घर के अंदर दाखिल हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो सवेरा साथ नहीं थी। अब क्या मैडम को इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा? वो झुंझुलाया और अपने कमरे की जानी बढ़ा। उसने अपने कमरे में आकर सुकून का सांस लिया, फिर फोन कर निकाल कर ड्राइवर को सवेरा को अंदर लाने का हुक्म देकर फोन बेड पर उछालते हुए कैबिनेट की जानिब आरामदेह लिबास निकालने के लिए बढ़ा। शॉवर लेकर रिलैक्स होकर वो डिनर का इरादा करते हुए बाहर निकला, तो सवेरा को चुपचाप सूटकेस कोने पर रखे सोफा पर बैठा देखकर चौंक गया। इस मुसीबत को तो वो भूल ही चुका था। तुम अभी तक इधर ही हो, चेंज भी नहीं किया? वो उसके सर पर खड़ा पूछ रहा था। मैं वो अटकी। देखो लड़की, वो सामने बाईं तरफ गेस्ट रूम है, आज से वो तुम्हारा कमरा है। जाओ अपना सामान उधर रखो।
शहरयार ने उसे गेस्ट रूम का रास्ता दिखाया। वो यज़मुर्दगी से सामान उठाकर उसके बताए हुए कमरे की जानिब बढ़ी। वो कमरा भी इस मकान की तरह आलीशान था। अब जो भी था उसे ना जाने कितने अरसे तक इस घर में जिसकी वो मालिकन थी, मेहमान बनकर रहना था। उसने अपना सूटकेस खोला, सामने ही उसकी यूनिवर्सिटी के दाखिले के कागज़ात रखे हुए थे। उसने इन पेपर्स को निकाला, उसकी आँखें उन्हें देखकर जगमगा रही थीं। मिस सवेरा फारूक, फर्स्ट ईयर मेडिसिन, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये था उसके अच्छे मुस्तकबिल का दरवाज़ा जो तायासाई ने खोला था। ने कागज़ात चूम कर वापस रखे और हल्के सब्ज़ रंग का कुर्ता सफ़ेद पाजामा निकाल कर शॉवर लेने चली गई। शहरयार इटालियन स्टाइल किचन में खड़ा पास्ता बना रहा था। अभी सब्जियां और मीट फ्राई करने रखा ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। उर्वा का नाम जगमगा रहा था। उसने फ़ोन ऑफ किया और पास्ता मिक्स करके टेबल पर रखा और डिनर करने लगा। खाने से फारिग होकर वो उठा, उसका रुख गेस्ट रूम की तरफ था। जो भी था, सवेरा उसकी कज़न थी, उसके प्यारे चाचू की इकलौती बेटी। वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन एक कज़न के लिहाज से वो नहीं चाहता था कि सवेरा उससे कोई उम्मीदें वापस ना करे। वो हल्के से नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। वो शायद इसी वक्त शॉवर लेकर बाहर निकली थी। बिना दुपट्टे के उसके वजूद की सारी दिलकशी नुमायाँ थी। लंबे स्याह सर चमकदार गीले बाल उसकी नाजुक कमर पर किसी आबशार की तरह छाए हुए थे। हल्के सब्ज लिबास में उसकी गोरी रंगत चमक रही थी। इस लम्हा वो इतनी दिलकश लग रही थी कि अगर वो सवेरा के बजाय कोई और लड़की होती तो उसे उसी वक्त प्रपोज कर देना था। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ये मेरे मुकाबले में एक बच्ची है। खुद को सरजनिश करते हुए उससे सर झटका और जोर से खंकारते हुए सवेरा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। सवेरा जो एक तवील गर्म शॉवर लेकर खुद को फ्रेश महसूस करती हुई अपने बाल सुलझाने का सोच रही थी, मर्दाना खंखारने की आवाज सुनकर चौंक सी गई। तेजी से मुड़ी तो दरवाजे में खड़े शहरयार को देखकर चौंक गई। उसकी नजरें खुद पर जमी देखकर उसे एहसास हुआ कि वो दुपट्टे के बगैर खड़ी है। उसका चेहरा तेजी से सुर्ख हुआ। उसने पलटकर बेड पर से दुपट्टे को उठाकर अपने वजूद के गिर्द लपेटा। शहरयार उसकी बौखलाहट और चेहरे पर छलकते हुए सुर्ख रंग को बगौर देखते हुए कमरे के वस्त में बिछे सोफा सेट के पास आकर रुका। बैठो, मुझे तुमसे कुछ अहम बातें करनी है। वो एक सोफा पर बैठता हुआ बोला। सवेरा झिझकते हुए नजर झुकाए सोफे पर आकर बैठ गई। तुम अच्छी तरह जानती हो ये बेजोड़ रिश्ता एक मजबूरी के सिवा कुछ नहीं है, और अब हमें एक साल तक इकट्ठे रहना है तो बेहतर है कुछ बातें अभी तय कर लें। शहरयार ने बात का आगाज किया। जी, सवेरा ने इस बात में सर हिलाया। तुम मुझसे, मेरे दोस्त अहबाब से सबसे दूर रहोगी। अगर कभी किसी से सामना हो भी गया तो मैं तुम्हें अपनी कजन कहकर मुतारिफ करवाऊंगा। तुम भूले से भी हमारे सो कॉल्ड रिश्ते का किसी से भी जिक्र नहीं करोगी, अंडरस्टैंड? वो उसकी स्याह स्याह चमकती हुई आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था। जी, सवेरा ने तेजी से इस बात में सर हिलाया। देखो लड़की, तुम जानती हो कि हमारी शादी एक मुआहदे के तहत हुई है। तुम आराम से इधर रहो, चाहो तो अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करो, खुद को मजबूत बनाओ और जैसे ही हालात साजगार होते हैं हमारे रास्ते अलग हो जाने हैं। लेकिन तुम अपनी तालीम मुकम्मल होने तक मुझ पर इन्हिसार कर सकती हो। मुझे तुमसे हमदर्दी है, यकीन मानो। मुझे तुम पर तरस आता है कि किस तरह तुम एक डब्बी की तरह रहती हो, जिससे जहां बिठाया बैठ गई, जो कहा मान लिया। खुद को बदलो। और हाँ, मैं हर वक्त घर में नहीं होता। तुम ड्राइवर के साथ आसपास के रास्ते समझ लो। कुछ खाने पीने का दिल चाहे तो किचन में जाकर बनाकर खा सकती हो। वो उठ खड़ा हुआ और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। शहरयार सवेरा को गए 2 दिन हो चुके थे और शहरयार ने बस अपने पहुंचने की इतला दी थी, सवेरा से बात नहीं करवाई थी। रुखसार काफी देर से शहरयार का फोन मिला रही थी, पर फोन था कि मिलकर ही नहीं दे रहा था। शाबी भी हो सकता है इतने लंबे सफर के बाद वो थक कर सो गया हो। शाबाश है रुखसार, इधर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ब्लड प्रेशर अलग दास मारा हुआ है, और एक ये हमारी बहू बेगम दुश्मनों को फोन मिलाने में लगी हुई है। फरजाना ने अंदर आते के साथ ही रुखसार की क्लास ली। फरजाना, अब बस करो, क्यों बच्ची के पीछे पड़ी हो? हर चीज की एक हद होती है, ऐसा ना हो कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। शाह बीबी ने संजीदगी से टोका। शाह बीबी, मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप मेरी सगी माँ हैं। हर वक्त उस मनहूस सवेरा के लिए तड़पती रहती हैं। कभी तो मेरे लिए भी कुछ सोच लिया करें। अकरम की टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। देखना, मैं ऐसे ही किसी दिन जल बसूंगी। खुदा का खौफ करो फरजाना, कैसी बातें करती हो? अब तो अकरम की तबीयत भी बेहतर है। शाह बीबी, मेरा बेटा बे औलाद है। मैं अब अपने पोते को खिलाना चाहती हूँ, दादी बनना चाहती हूँ। दोनों बच्चे नॉर्मल हैं, जब अल्लाह करम करेगा औलाद भी हो जाएगी, शाह बीबी ने रिसान से समझाते हुए कहा। सुना है वलायत में बे औलादी का अच्छा इलाज होता है, फरजाना अयारी से बोली। तुम क्या जानो गम क्या होता है, बेबसी क्या चीज होती है, आंसुओं की जुबान क्या होती है।
सिसकियों की कहानी क्या होती है? कभी दिल को किरचियों में तक़सीम होते देखा है? तुम तो संग दिल हो, भला के बेरहम हो, मगर तुमसे क्या शिकवा? तुम उस रब के आगे क्या हैसियत रखते हो? ये मेरा नसीब है कि एक मोड़ पर आकर रुकी है ज़िंदगी, आगे जिसके गहरा अंधेरा है। गमों की चादर तनी है, दुखों की गहरी खाई बनी है, मगर इस सबसे ज़्यादा यकीन मुझको है दुआओं पर, उस रब्बे करीम पर, उसकी रहमत की नज़र पर, कि एक दिन बहार बन के आएगा, खुशियों की बरसात लाएगा, बह जाएगी जिसमें हर बुरी याद माज़ी की, वो रोशन सवेरा जल्द ही आएगा, जो मेरे चेहरे पे मुस्कान दे के जाएगा। शीज़ा खान। सवेरा की आँख खुली तो अंधे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। वो कुछ देर गायब दिमागी से लेटी रही। फिर उसे यकया ख़्याल आया कि वो अब शहरयार के घर में थी। राज शहरयार ने उसे पढ़ाई शुरू करने का मशवरा दिया था, अपनी मदद ऑफ़र की थी। पर उनके रिश्ते की नफ़ी करके पर जो भी था उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, मनहूस नहीं कहा था। रात वो खाना खाए बगैर सो गई थी और अब भूख से उसकी बुरी हालत थी। वो आँखें मसलती हुई उठी, ये उसकी नई ज़िंदगी का पहला दिन था। वो हिम्मत करके मुँह हाथ धोकर बाल समेटती हुई दुपट्टा ओढ़कर कमरे से बाहर निकली। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। उसने दीवार पर नसब घड़ी में वक़्त देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। वो झिझकते हुए इधर-उधर देखती हुई आगे बढ़ी। लाउंज के साथ ही एक निहायत खूबसूरत बड़ा-सा इटालियन किचन था। वो अंदर आई। फ्रिज खोला, सारे कैबिनेट चेक किए, सिवाय ब्रेड, अंडे, दूध, जूस, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक्स और कैन फूड के कुछ भी नहीं था। अभी वो खड़ी सोच ही रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ गूंजी। थोड़ी ही देर में ट्रैक सूट में बलबूस पसीने-पसीने हुआ, माथे पर बिखरे बाल लिए शहरयार किचन में दाखिल हुआ। वो शायद जॉगिंग करके आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। सवेरा ने धीमे से सलाम किया। उसे किचन में आकर सर हिलाते हुए सवेरा के सलाम का जवाब दिया और फिर से जूस निकालकर ग्लास में उडेला और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। सवेरा ने उसके जाने के बाद इत्मीनान का सांस लिया और नाश्ते की तैयारी शुरू की। प्याज, धनिया, टमाटर, इस किचन में कुछ भी नहीं था। उसने अंडे फ्राई किए, टोस्ट सेक कर मक्खन निकाल कर रखा ही था कि नकसक से तैयार खुशबुएं बखेरता हुआ शहरयार किचन में आया। सवेरा ने ट्रे उसकी जानिब बढ़ाई। शहरयार कहाँ नाश्ते का आदी था। उसका मामूल तो ब्लैक कॉफ़ी और मफ़िन के नाश्ते का था, पर उसने पहले ही दिन टोकना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप नाश्ता करने लगा। सुनो, 9 बजे तक मेरी सेक्रेटरी ऐना आएगी। तुम उसके साथ जाकर अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो और ये पैसे रखो, अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेना। मैं नहीं चाहता मेरे मुलाज़िमीन घर में तुम जैसी म्यूज़ियम में रखने वाले मुजस्मे को देखें। अपना मेकओवर करो और ऐना के साथ जाकर स्कूल वगैरह की मालूमात लो। वो नोटों की एक बड़ी गड्डी मेज़ पर रखकर उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर चला गया। वो चाहते हुए भी उसे नहीं बता सकी कि उसका बैंक अकाउंट ताया साईं पहले ही खुलवा चुके हैं और वो स्कूल नहीं यूनिवर्सिटी जाएगी, जिसमें उसका दाखिला भी मेरिट की बुनियाद पर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो चुका है। वो सवेरा को एक ठीक-ठाक रकम देकर घर से निकल आया था। अब उसका रुख अपने ऑफ़िस की तरफ था। ऑफ़िस पहुँचकर उसे सारी पेंडिंग फ़ाइल्स चेक करने के लिए मंगवाई। अभी वो फ़ाइल्स चेक ही कर रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। उर्वा कॉलिंग। उससे कुछ सोचते हुए फ़ोन उठाया। हेलो शैरी, किधर हो? कब आ रहे हो? उर्वा ने छूटते ही सवालात की भरमार कर दी। रिलैक्स उर्वा, मैं वापस आ चुका हूँ। उसे एक जुमले में उसके सारे सवालात का जवाब दिया। क्या शैरी, तुम वापस आ गए और मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा? वो शॉक्ड हुई। इसमें ऐसी खास बात क्या थी? इनफैक्ट आज मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था कि तुमने कॉल कर ली। पता है शायरी, कभी-कभी मुझे लगता है जैसे तुम्हें ज़रा बराबर भी मेरी परवाह नहीं है। शायद मेरा वजूद तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखता, उर्वा ने अफ़सरदगी से कहा। उर्वा, तुम अच्छी तरह जानती हो प्यार, इश्क, मोहब्बत ये सब मेरे नज़दीक खुराफात हैं और कम ऑन बी प्रैक्टिकल। अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो आज हम साथ नहीं होते। हम साथ कब हैं शैरी? वो तो मैं ही पीछे पड़ी रहती हूँ, वरना तुम तो किसी और ही दुनिया के भासी लगते हो। देखो, आखिरी बार समझा रहा हूँ, जज़्बे किसी इज़हार के मोहताज नहीं होते। जब साथ रहेंगे तो जज़्बे भी अपना आप मनवा लेंगे। वक़्त से पहले कुछ अच्छा नहीं लगता। उसने कोफ्त से जवाब दिया। अच्छा, फिर मैं अभी आ रही हूँ, लंच पर चलते हैं। अभी तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसा करो, डिनर पर मिलते हैं। वो रेस्टोरेंट का नाम बताते हुए बोला। गोली मारो रेस्टोरेंट को उधर प्राइवेसी नहीं होती है। मैं बस रात में तुम्हारे घर आ रही हूँ। मिलकर डिनर करते हैं, तुम्हारा फ़ेवरेट चाइनीज़ ऑर्डर करेंगे। वो फैसलाकुन लहजे में बोली। ओके डन, डिनर एट नाइट। वो सीट की पुश से टेक लगाते हुए बोला। वो शहरयार के जाने के बाद किचन समेट कर तैयार होने चली गई थी। ठीक 1 घंटे बाद इतलाई घंटी बजाकर शॉर्ट सफ़ेद स्कर्ट और पिंक कलर स्लीवलेस ब्लाउज़ में मलबूस हाई पेंसिल हील्स में टिक-टिक करती ऐना अंदर दाखिल हुई।
सवेरा ने जब मुश्किल 25 साल की मॉडर्न सी सुनहरे बालों, नीली आंखें और सफेद रंगत वाली ऐना को देखा, तो वो एक लम्हे को दंग रह गई। इतना हुस्न, और वो भी बेहिजाब, उनके साथ काम करता है। हाय क्यूट गर्ल, मेरा नाम ऐना है, मुझे सर शहरयार ने भेजा है, क्या तुम उनकी कजन सवेरा हो? वो बड़े इश्तियाक से उसे देख रही थी। काली स्याह चमकदार बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी रंगत ट्राउजर पर कुर्ता पहने, एक हाथ में घड़ी और लंबे स्याह बालों की चुटिया बनाए सवेरा अपनी सादगी में भी कमाल लग रही थी, बिल्कुल एक तरोताजा फूल की तरह। जी मिस, मैं ही सवेरा हूँ। सवेरा उससे इम्प्रेस होकर बोली। ओके सवेरा मैम, लेट्स गो। मैं आपको शॉपिंग सेंटर, नज़दीकी मॉल और स्कूल दिखा देती हूँ, उसके बाद बैंक चलेंगे। आप प्लीज़ मुझे मैम मत कहिए, सवेरा ने कहा। बट मैम, आप सर की रिश्तेदार हैं, वो नाराज़ होंगी। ऐना उस छोटी सी लड़की को बगौर देखते हुए बोली। आप वेट करें, मैं अभी बस अभी आई। सवेरा तेज़ी से किचन में आई, मिल्क शेक बनाकर नफासत से ट्रे में रखकर ऐना के पास आई। आप ये शेक लीजिए, मैं बस 2 मिनट में स्कार्फ लेकर आई। ऐना हैरानी से उसको देख रही थी। इन ममालिक में मेहमान नवाजी तो जैसे नापेद थी, और ये बॉस की कज़न एक एम्प्लॉय को शेक पिला रही थी। थोड़ी ही देर में अरेबिक स्टाइल में सर पर लिबास से हम आहंग स्कार्फ पहने, कांधे पर पर्स लटकाए सवेरा अंदर दाखिल हुई। चले, मैं रेडी हूँ, उसने आकर कहा। ऐना ने हाली गिलास मेज पर रखा और खड़ी हो गई। सवेरा तेजी से ग्लास किचन में रख कर आई। लेट्स गो मैम, ऐना गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोली। वो दोनों बाहर निकल आई थी। बहुत ही पुरफिजा माहौल था, हवाओं में ठंडक बसी हुई थी। ऊपर से सूरज बादलों के साथ आंख मचोली खेल रहा था। मौसम कितना खुशगवार हो रहा है ना? सवेरा के मुंह से निकला। यस मैम। ऐना जी, प्लीज मुझे सवेरा कहिए। अब अगर आपने मैम कहा तो मैं वापस चली जाऊंगी। ऐना ने दिलचस्पी से उस सादा खूबसूरत एशियन ब्यूटी को देखा, जो उम्र में बमुश्किल 16-17 बरस की थी। इस वक्त उसके गुलाबी चेहरे पर खफगी के आसार थे। ओके सवेरा, फ्रेंड्स, ऐना ने अपना हाथ बढ़ाया। यस प्लीज। सवेरा ने चमकती आंखों से उसका हाथ थाम लिया। ये उसकी 17 साल जिंदगी में पहली दोस्त बन रही थी। चलो वॉक करके तुम्हें करीब के रास्ते समझा देती हूँ। ऐना ने उसका हाथ थाम लिया। ये लंदन है, दुनिया का कदीम तरीन शहर। लंदन 2000 साल से भी पुराना है शहर है, और ये दरियाए थेम्स के दोनों तरफ बसा है। इसकी दाग बेल रोमन ने डाली थी, और इसका नाम लंदेनियम रखा था। लंदन सिर्फ तारीखी एतबार से ही नहीं, बल्कि सकाफती, तहजीबी, मुआशी, रवादारी, आज़ादी और वक़ार के लिए भी दुनिया में एक बेहतरीन शहर माना जाता है। ऐना बड़े मज़े से उसे लंदन की तारीख बताती, आस-पास के इलाके से मुतारिफ करवाती हुई बस से स्टॉप वगैरह सारे रास्ते अज़बर करवा रही थी। चलो सवेरा, अब रास्ते तो तुमने देख लिए हैं। अब मैं तुम्हें इधर के हाई स्कूल्स भी दिखा देती हूँ। अभी एडमिन ऑफिस खुला होगा तो तुम्हारे एडमिशन की भी बात कर लेंगे। ऐना ने कहा। वो एनासिस, मुझे हाई स्कूल नहीं जाना। हाई स्कूल नहीं जाना? मगर सर ने तो ऑर्डर दिया है तुम्हारा एडमिशन करवाने का, साथ ही एक बड़ी रकम का चेक भी दिया है स्कूल डोनेशन के लिए। ऐना उलझी। एनासिस, क्या यहाँ कोई जाना है, लेकिन स्कूल नहीं, बल्कि क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी? वो भी क्वीन मैरी? सवेरा डार्लिंग, इस यूनिवर्सिटी में दाखिला बहुत मुश्किल से होता है, और एनासिस, मेरा एडमिशन हो चुका है। इनफैक्ट फीस भी अदा की जा चुकी है। बस मुझे कैंपस देखना है और क्लासेस का पता करना है। सवेरा उसकी बात काटते हुए बोली। वो दोनों यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा चुकी थी, और अब ऐना उसे घर वापस छोड़ने जा रही थी। एनासिस, यहाँ कोई पाकिस्तानी शॉप है? सवेरा ने सवाल किया। एशियन स्टोर्स तो बहुत हैं। क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। वो हिचकिचाई। वो आज सुबह से ही बहुत पुरजोश थी। शहरयार ने उसे रात डिनर पर इनवाइट किया था। इस वक्त वो शहर के एक मशहूर और मारूफ डिज़ाइनर शॉप में मौजूद अपने लिए तलाश कर रही थी। कई घंटों की खुआरी के बाद बिलाखिर उसे एक लिबास पसंद आ ही गया था। सफ़ेद स्लीवलेस ब्लाउज, जिस पर मल्टी शेड कढ़ाई थी, साथ ही ब्लैक स्कर्ट। वाओ! शहरी मुझे जब इस लिबास में देखेगा तो देखता ही रह जाएगा, उसने फ़ख्र से सोचा। उसे टॉप को खुद से लगाकर आईना में देखा। ब्यूटीफुल। पीछे से जॉन्स का अक्स आईने में उभरता नजर आया। वो तेजी से मुड़ी। जॉन्स, तुम इधर? यस स्वीट गर्ल, शॉपिंग पर आया था कि तुम नजर आ गई। वैसे ये ड्रेस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। आओ, आज मेरी पसंद से ड्रेस लो। वो उसके हाथ से टॉप और स्कर्ट लेकर सेल्स गर्ल को पकड़ाते हुए बोला। जॉन्स इतना प्यारा तो है। वो गुस्सा दबाते हुए बोली। नहीं, इसमें तुम्हारे वजूद की खूबसूरती नुमाया होगी, जो मुझे गवारा नहीं। वो सख्ती से बोला। उर्वा के तो 14 तबक रोशन हो गई। ये अंग्रेज की औलाद खामखा उस पर अपना हक जता रहा था।
जॉन्स, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं है और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? स्टे अवे फ्रॉम मी, वो तब कर बोली। मेरे ख्याल में से हम अच्छे दोस्त हैं। अब तुम अपने नन्हे से दिमाग पर जोर मत डालो। वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए बोला। तुम बहुत बुरे हो, वो खफगी से बोली। उर्वा ने एक नज़र मैक्सी और तुम बहुत खूबसूरत, मेरा मतलब अच्छी दोस्त हो। इट्स यू, मेरी तारीफ कर रहे हो? लास्ट टाइम डिनर पर तो मजाक उड़ा रहे थे। वो उसे बातों में उलझाए हुए एक डिस्प्ले के पास रुका। हल्के सब्ज कलर की खूबसूरत सी मैक्सी थी। उसने सेल्स गर्ल को इशारा किया, मैडम के साइज का निकलवाएं। सेल्स गर्ल हैंगर में लिबास लिए पास आई। उर्वा, ये इवनिंग ड्रेस ट्राई करो। उसने उर्वा को इशारा किया। उर्वा ने एक नज़र मैक्सी पर डाली, जो निहायत ही बेशकीमत थी, और अंदर ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी। जॉन्स सिगार सुलगाए फोन पर बात करते हुए उर्वा का वेट कर रहा था। जब वो सामने से आती हुई नजर आई, सब्ज लिबास उसकी आंखों से मेल खा रहा था। सुनहरे बालों के हाले में सरमा की धूप सा दमकता रूप लिए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? उर्वा ने पास आकर उसे टोका। ये लिबास तुम पर बहुत जच रहा है। तुम चेंज करो, मैं तब तक पेमेंट करता हूँ। मेरा ड्रेस तुम क्यों पे करोगे? वैसे तुम्हें पता भी है कि मैं ये ड्रेस क्यों ले रही हूँ। आई थिंक एक जेंटलमैन के होते हुए लेडी पेमेंट करे, ये मुझे मंजूर नहीं है। बाकी ये मेरी तरफ से एक प्यारी सी दोस्त को गिफ्ट। बस अब तुम जल्दी से एक अपने जैसी क्यूट सी एशियन गर्ल मुझे ढूंढ कर दो। मेरे जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती जॉन्स, बट सॉरी, मैं तो बुक हूँ शायरी के साथ। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। पूरा दिन ऐना के साथ गुजार कर वो हलाल ग्रोसरी स्टोर से कुछ खाने पीने का सामान लेती हुई घर वापस आ गई थी। ओके स्वीटी, तुम अपना ख्याल रखना। अगर कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। ऐना प्यार से उसके गाल को चूमते हुए बोली। सवेरा ने इस बात में सर हिलाया। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। भला आज से पहले कभी किसी ने इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से उससे बात की थी? आज वो बहुत खुश थी। उसे अपने चारों जानिब रंग ही रंग बिखरे नजर आ रहे थे, और वो अपने ख्वाबों की जागती आंखों से ताबीर देख रही थी। ठीक एक वीक बाद उसकी मेडिकल की क्लासेस शुरू होने वाली थी। वो बहुत पुरुम्मीद थी। बैंक, यूनिवर्सिटी, बस स्टॉप, एक-एक चीज़ वो देख आई थी। इधर के मौसम के लिहाज से कुछ गर्म कपड़ों की शॉपिंग भी की थी, जिसमें ऐना ने उसकी बहुत मदद की थी। और अब इस वक़्त सारे शॉपर्स अपने कमरे में रखने के बाद अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाए आस्तीन ऊपर किए किचन में खड़ी चिकन कढ़ाई बना रही थी। माना कि तन्हाई का एहसास था, लेकिन दिल खुश था। ये घर उसे अपना-अपना सा लग रहा था। इधर कोई भी उसे मनहूस कहने वाला, बुरा-भला कहने वाला नहीं था। शायद उन्हें ये देसी खाने पसंद ना हो, लेकिन क्या मुझे उनके लिए भी कुछ बनाना चाहिए? चमचा हिलाते हुए उसने सोचा। शहरयार, आप अब इतने भी बुरे नहीं हैं जिस तरह आप मुझे अपने घर रख रहे हैं, पढ़ने का मौका दे रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द ये एहसान उतार उतार दूँगी। वो नाज़ुक सी कोमल सी लड़की बहुत खुश थी। वो अच्छी खासी रैश ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइवर को उससे छुट्टी दे दी थी। आज का पूरा दिन पेंडिंग काम निपटाते हुए गुज़रा था। अब वो जल्द से जल्द घर पहुँचकर आराम करना चाह रहा था। अभी गाड़ी मेन रोड से घर की सड़क की तरफ मोड़ी ही थी कि डैशबोर्ड पर रखा उसका सेल फोन बजने लगा। गाड़ी साइड पर रोककर उसने नंबर देखा। शाह बीबी। उसे अपनी थकन लम्हों में गायब होती महसूस हुई। जिंदगी में कुछ लोग अपना अलग मकाम रखते हैं, जिनके बगैर जिंदगी अधूरी सी लगती है, जिनसे जुड़ा रिश्ता और ताल्लुक हर शय से बालातर होता है। शाह बीबी भी शहरयार की जिंदगी में ऐसा ही मकाम और मर्तबा रखती थी। उन्हीं की वजह से आज वो अपनी ज़िद छोड़कर सवेरा को साथ लाने पर मजबूर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम शाह बीबी। वालेकुम अस्सलाम शेरू बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ शाह बीबी, आप बताएं आप कैसी हैं? बाबा साईं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, और सलीम भी ठीक है। तुमने सवेरा को कबूल किया, इज्जत दी, बस अब कोई फिक्र नहीं। शाह बीबी, अभी कबूल करने के लिए आपने 1 साल का टाइम दिया है, ये याद रखिएगा। शेरू बच्चे, सब याद है। अच्छा ये बताओ तुम्हें सवेरा कैसी लगी? अच्छी लड़की है और देखना बहुत अच्छी फर्माबरदार बीवी साबित होगी। अच्छा, जब से वो गई है एक बार भी बात नहीं हुई, ज़रा उसे फ़ोन तो दो। शाह बीबी ने हुक्म दिया। शाह बीबी, मैं अभी बाहर हूँ, घर जाकर आपकी बात करवाता हूँ, उसने अदब से कहा। अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुम उसे घर में अकेला छोड़कर खुद बाहर फिर रहे हो। याद रखो शाहू, पूरा 1 साल तुमने उसे बीवी बनाकर रखने का वादा किया है। शाह बीबी, अब क्या ऑफिस भी उसे लेकर जाओ? मर्द हूँ, कारोबार के हज़ारों काम होते हैं, मिलना मिलाना होता है। अब हर वक्त तो उसके पल्लू से बंधा नहीं रह सकता। पर आप फ़िक्र मत करें, आपकी लाडली ठीक है। ठीक, यार से बात करवा देना, और अपना भी ख्याल रखना। शाह बीबी ने बात खत्म की। उसने फ़ोन वापस डैशबोर्ड पर रखा और तेज़ी से गाड़ी दौड़ाता हुआ घर की तरफ मुड़ा। शहरयार गाड़ी लॉक करता हुआ तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हुआ, तो उसे किचन की लाइट जलती नज़र आई।
अंदर से कटर-पटर की आवाज़ें आ रही थी और खाने की इश्तहा अंगेज़ खुशबू पूरे किचन में फैली हुई थी। वो किचन के काउंटर तक आया, सामने ही गुलाबी लिबास में मलबूस सवेरा बड़े ही दिमाग से पतीली में चम्मच हिला रही थी। उसकी नज़रें उसके गुलाबी चेहरे पर उठीं और एक लम्हे को जम सी गई थी। कुछ लम्हे बिना पलके झपके वो उसे देखता रहा, जो बड़े ही मगन अंदाज में खाना पका रही थी। बालों का ऊंचा जूड़ा बनाया हुआ था, जिससे उसकी नाजुक सी गर्दन और वाज़ेह हो रही थी। ये मोहतरमा इधर इतने आराम से है और उधर घर वालों ने फ़ोन कर करके दिमाग खा लिया है। उसने जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और ज़ोर से रैक पर रखी। वो जो बड़े आराम से काम में मगन थी, चाबियों की खनक सुनकर चौंकी तो सामने ही शहरयार चाबी और अपना ब्रीफकेस रैक पर रख रहा था। उसने खफीफ सा होते हुए अपना दुपट्टा सर पर रखा। अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए? सवेरा उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो रूखेपन से जवाब देता अपने कमरे की तरफ चला गया। सवेरा ने चिकन कढ़ाई का बर्नर बंद किया और ट्रे में पानी का गिलास सफासत से रखकर उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। यस, कम इन। वो झिझकते हुए दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ये पानी, उससे ट्रे बढ़ाई। थैंक्स, वो गिलास उठाते हुए बोला। खाना लाऊं आपके लिए? वो सादगी से पूछ रही थी। नहीं, अभी कॉफी ले आओ, वो ना चाहते हुए भी क्या उठा। वो इस बात में सर हिलाती हुई चली गई। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, आफ्टर ऑल वो मेरी कजन भी तो है। 1 साल ही की तो बात है, हाँ हाँ, टेंशन क्रिएट करने से क्या होगा। उसे सर झटका और पानी का गिलास रखकर शॉवर लेने के लिए उठ गया। सवेरा ने जल्दी से कॉफी मेकर ऑन किया और साथ-साथ थोड़े से चावल उबालने लगी। उसे ये भी डर था कि कहीं शहरयार उसके इस तरह ग्रॉसरी करने और खाना पकाने पर नाराज़ ना हो जाए। जिस तरह वो रूखे अंदाज में सलाम का जवाब देकर अंदर गया था, वो गुमसुम सी हो गई थी, लेकिन अब उसने उसके हाथ से पानी लिया और कॉफी का भी कहा था। ये उसका हौसला बढ़ा रहे थे। वो कॉफ़ी तैयार करके उसके कमरे में रख आई थी और अब डिनर फाइनल कर रही थी कि बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर पेंसिल हील की टिक-टिक अंदर आती हुई लगी। शायद ऐना, मगर उसने दरवाज़ा कैसे खोला? सवेरा अपने हाथ साफ करती हुई किचन से निकली। वो अपने हाथ साफ करती हुई किचन से निकली ही थी कि सामने सब्ज़ मैक्सी में, मलबूस सांचे में ढला, सरापा सुनहरे घुंघराले बाल, हल्का-हल्का सा मेकअप लिए, बिल्कुल बार्बी डॉल जैसी लड़की उसके सामने खड़ी थी। उर्वा अपनी धुन में मगन अच्छी तरह से तैयार होकर शहरयार से मिलने के लिए निकल गई थी। शहरी के पाकिस्तान जाने से पहले उसने ज़बरदस्ती घर की चाबियां उससे ली थी, ताकि पौधों को पानी दे सके और जब जब शहरी याद आए घर जाकर वक्त गुजार सके। आज मौका था, चाबियां भी वापस करनी थी और साथ साथ शायरी से शादी का, उसके पेरेंट्स का सब पूछना था। वो गाड़ी पार्क करके तेजी से घर की जानी बढ़ी। मेन दरवाजे पर पहुंचकर क्लच में से परफ्यूम निकालकर स्प्रे किया, होठों पर लिप ग्लॉस लगाकर बालों में हाथ फेरते हुए चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। लॉबी से गुजरकर अंदर दाखिल हुई तो किचन की लाइट जल रही थी। इससे पहले वो मजीद आगे बढ़ती, एक नौजवान खूबसूरत लड़की किचन से निकलती नजर आई। उर्वा का दिमाग भग से उड़ गया। तुम? उर्वा शौक से उसे देख रही थी। शहरी के घर में एक लड़की, जवान लड़की की मौजूदगी इतनी शॉकिंग थी कि वो कुछ पूछ भी नहीं पाई, बस उसे देखे जा रही थी। सवेरा उस अनजान लड़की को अचानक से अपने सामने पाकर हैरान थी, जो बिना पलके झपके उसे देखे चली जा रही थी। जी, फरमाइए, सवेरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। शहरी, शहरी, वो सवेरा को इग्नोर करते हुए चिल्लाई। वो अंदर हैं, आप प्लीज बैठे, मैं उन्हें इत्तला करती हूँ। सुनो, तुम कौन हो? इधर क्या कर रही हो? उर्वा ने तेजी से पूछा, उसके अंदाज में एक वहशत सी थी। सवेरा उम्र में कम सही, मगर वक्त उसे बहुत कुछ सिखा चुका था, खासकर लोगों के रवैये। इस लड़की का मालिकाना अंदाज में घर में दाखिल होना, शहरी की पुकार लगाना, सब कुछ तो वाज़ेह था। वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए पीछे हटी। आप अंदर तो आएँ, इधर किचन में क्यों खड़ी हैं? वो बमुश्किल थूक निकलते हुए बोली। कुछ भी था, ये तो तय था कि वो शहरयार की ज़िंदगी का एक नापसंदीदा किरदार थी, जो वो ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी और वो शहरयार की ज़िंदगी को मज़ीद उलझाना नहीं चाहती थी। सामने खड़ी लड़की के तासुरात, परेशानी और तफक्कुर से उसके और शहरयार के बीच का रिश्ता साफ वाज़ेह हो रहा था। उर्वा चलती हुई सोफे पर आकर बैठ गई। इससे पहले सवेरा पलटकर शहरयार को बुलाने जाती उसने सवाल उठाया। सुनो, तुम कौन हो? अपना तारुफ तो करवाओ, उर्वा ने पूछा। जी, वो मैं सवेरा ठीक-ठाक घबरा गई। ये सवेरा फारूक है, मेरी फर्स्ट कज़न, शहरयार अंदर दाखिल होते हुए बोला। सवेरा ने पुरसकून होकर शहरयार को देखा और तेज़ी से बाहर निकल गई। शहरी, ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? रिलैक्स यार, बच्ची है, इधर पढ़ने आई है और अभी तो आई है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? बच्ची? आर यू इन योर सेंसेस शहरी? वो 17 साल की पुरकशिश लड़की तुम्हें किस एंगल से बच्ची लग रही है? कम ऑन उर्वा, मैं और तुम इससे उससे 11 साल बड़े हैं, इस हमारे लिए तो वो बच्ची ही है। फिर भी तुमने मुझे उसकी आमद का बताया क्यों नहीं?
वो मेरे साथ ही आई थी। अब जल्द ही उसका स्कूल वगैरह शुरू हो जाएगा। खैर तुम छोड़ो ये सब, चलो तुम्हारा फ़ेवरेट डिनर ऑर्डर करते हैं। वो सेल फ़ोन उठाते हुए बोला। अभी वो फ़ोन पर चाइनीज़ ऑर्डर करके फ़ारिग हुआ ही था कि सवेरा अंदर दाखिल हुई। "आप चाय लेंगी या कॉफ़ी?" उसने पास आकर पूछा। "अरे नहीं, इस फ़ॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं। ये मेरा अपना घर है। मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूँगी।" उर्वा चुभते हुए लहजे में बोली। "सुनो लड़की, तुम डिनर टेबल तैयार करो, अभी डिलीवरी बॉय आता ही होगा।" शहरयार ने सवेरा को वहाँ से जाने का इशारा किया। शहरी में कोई पहली बार तो नहीं आई, इस घर का चप्पा-चप्पा मुझसे वाकिफ़ है। मैं हमारे लिए टेबल खुद सेट कर लूँगी, तुम इस लड़की को ज़हमत मत दो, उर्वा ठिनक कर कहा। सवेरा खामोशी से बाहर निकलकर सीधी गेस्ट रूम, जो आजकल उसका ठिकाना था, की जानिब बढ़ गई। खाना डिलीवर हो चुका था। वो और उर्वा बैग लिए किचन में आए। किचन में खाने की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू फैली हुई थी। सामने शीशे की मेज़ पर 2 अफ़राद के लिए बर्तन भी सेट थे। चलो टेबल तो सेट है, वो टेबल पर शॉपर रख कर खोलते हुए बोली। शहरयार ने ताज्जुब से किचन में पके खाने को देखा और डिश उठाकर टेबल की जानिब बढ़ा। उर्वा ने खाना डिश आउट किया, इतने में वो केक कैन निकाल कर लाया। क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं है क्या? उर्वा ने उसे बेदिली से नूडल्स में फोर्क हिलाते हुए देखकर पूछा। नहीं। नहीं, क्यों नहीं है भूख? कहीं तुमने उस लड़की के साथ तो खाना नहीं खा लिया? वो शकी लहजे में बोली। कम ऑन उर्वा, नाउ इट्स टू मच। मैं आज फर्स्ट डे ऑफिस गया था, बहुत थक गया हूँ। ऊपर से तुम फजूल बकवास करके मेरा दिमाग खा रही हो। वो कुर्सी घसीट कर प्लेट खिसकाते हुए खड़ा हो गया। उर्वा तेजी से खड़ी हुई और चलते हुए उसके पास आई। सॉरी शैरी, तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मैं क्या करूँ? एक तो इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं और तुमने मुझे गौर से भी नहीं देखा, तारीफ तक नहीं की। बस जब से मिले हैं वो लड़की बीच में आई हुई है। वो उसके बाजू पर सर रखते हुए बोली। इट्स ओके, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करूँगा, तुम भी अभी घर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। वो बेजार सा हुआ। ठीक है, जैसा तुम कहो। उर्वा ने प्यार से उसके बाजुओं पर हाथ फेरा। उर्वा के जाने के बाद वो लाइट ऑफ करता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे में दाखिल होकर अभी बिस्तर पर बैठा ही था कि उसका फोन बजने लगा। पाकिस्तान से कॉल थी। ओह गॉड, अभी तो शाह बीबी से उस लड़की की बात करवानी थी। वो फोन बंद करते हुए उठा और सवेरा के कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाजे पर नॉक करने के लिए हाथ रखा ही था कि दरवाजा खुलता चला गया। अंदर हल्की आवाज में टीवी चल रहा था और सवेरा बिस्तर पर सर रखे कारपेट पर बैठी हुई थी। दुपट्टा शादों से फिसल रहा था, उसकी लंबी गहरी चोटी फर्श को छू रही थी। वो गहरी सांस लेकर खंगारते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसके खंगारने की आवाज सुनकर सवेरा हड़बड़ाकर सीधी हुई। आप? तुमने खाना नहीं खाया? जी बस वो भूख नहीं थी, वो शर्मिंदगी से बोली। जब भूख नहीं थी तो पकाया क्यों था? उससे सवाल किया। चलो जाकर खाना गर्म करो, वो तहकुमाना अंदाज में बोला। सवेरा हैरानगी से उसे देखते हुए बाहर निकल गई। सामने टेबल पर सारा बाजारी खाना ऐसे ही पड़ा था, लगता था किसी ने भी ढंग से नहीं खाया। उसने खामोशी से वो सारा खाना माइक्रोवेव में गर्म करके रखा, फिर साथ ही अपनी बनाई हुई चिकन कढ़ाई और सारे चावल निकाले। टेबल सेट करके वो अपने कमरे की जानी बढ़ी, जहाँ शहरयार सोफा पर बैठा टीवी पर बिजनेस न्यूज़ देख रहा था। वो अंदर दाखिल हुई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मुखातिब करे। सुनिए, वो धीरे से बोली। हाँ बोलो। वो रिमोट से आवाज कम करते हुए बोला। खाना लगा दिया है। वो सर झुकाए खड़ी थी। तो मैं क्या करूं? वो अबरू उचकाकर बोला। आप आपने कहा था खाना लगाने को। मैं तो खाना खा चुका हूँ, तुम जाओ खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारी शाबीबी से बात करवाता हूँ। वो बड़े इत्मीनान से बोला। सवेरा के खूबसूरत चेहरे पर एक जासियत सी लहरा गई थी। वो सर झुकाते हुए खामोशी से पलटी। शहरयार एक गहरी सांस लेते हुए उठा और किचन में पहुंचा, जहां सवेरा टेबल से बर्तन उठा रही थी। लिसन गर्ल, ये खाना पीना छोड़कर तुम क्या साबित करना चाहती हो मुझ पर? इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवेरा ने नम आंखों से उस कठोर को देखा। आज कुछ बातें तय कर लें। तुम मेरी ज़िम्मेदारी हरगिज़ नहीं हो। इस घर को तुम अपने लिए एक हॉस्टल समझ सकती हो। खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारो, पढ़ाई करो और अपना करियर बनाओ। खुद को एस्टेब्लिश करो और मेरी जान छोड़ो। समझ रही हो मेरी बात? जी। सवेरा ने इस बात में सर हिलाया। खाना खाकर ये सब समेट कर मेरे कमरे में आओ। मैं तुम्हारी शाह बीबी से बात करवाता हूँ और ख़्याल रखना, हमारे दरमियान में इस घर में जो कुछ भी होता है, उसके मुतालिक पाकिस्तान में कुछ नहीं कहना। बस सब ठीक है और कहूँ और बात ख़त्म। वो उसे वार्न करता हुआ अपने कमरे में चला गया। एक मीटिंग निपटाकर वो अभी ऑफिस में आकर बैठा ही था कि उर्वा उसके सामने आकर बैठ गई। अब कैसे हो? क्या मतलब? मतलब भी मैं बताऊं? खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी उस कजन का और तुम्हारा क्या चक्कर है? क्या बकवास है? तुम एक बच्ची से मुझे लिंक कर रही हो? वो घुर्राया। खैर वो इतनी बच्ची भी नहीं है। हाँ, उर्वा हाथ झुलाते हुए सामने बैठ गई। इट्स एनफ उर्वा, तुमने तो लगता है कसम ही खा ली है। हर वक्त शक, हर वक्त टेंशन। अगर इतनी ही बेतबारी है तो फिर इधर क्या कर रही हो? बात खत्म करो ये सब कुछ।
वो उखड़ गया था। उर्वा ने एक नज़र उसके गुस्से से तपते हुए चेहरे पर डाली। जो भी था वो शहरयार को नहीं छोड़ सकती थी। 4 साल से उसके साथ थी। दोनों ने एक साथ यूनिवर्सिटी खत्म की थी। उससे जागती आंखों से शहरयार के ख्वाब देखे थे। और अब सुनो शहरी, तुम उस लड़की को चलता करो। वैसे भी यंग लड़की है। देखना जल्द ही किसी बॉयफ्रेंड के साथ सेट हो जाएगी। उर्वा ने इत्मीनान से कहा। शहरयार की आंखों में हैरत और गुस्से के मिले-जुले तासुरात उतर आए। ये उसकी बर्दाश्त की हद थी। और वह हर लड़की बिकाऊ नहीं होती और उसे कुछ भी कहने से पहले ये मत भूलो, वो लड़की मेरी कज़न है, मेरे ख़ानदान से है, मेरी ज़िम्मेदारी है। वो आगे पढ़ना चाहती है और मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। वो दो टोक लहजे में बोला। शहरयार के अंदाज ने उर्वा के अंदर शरारे भर दिए थे। कुछ तो था जो शहरयार जैसा लड़कियों से दूर भागने वाला उस दब्बू सी लड़की के लिए उससे उर्वा हुसैन से उलझ रहा था। तो ठीक है, तुम उसे सपोर्ट करो, इनफैक्ट मैं भी उसकी हेल्प करूँगी। लेकिन देखो, एक जवान जहान लड़की का इस तरह तुम्हारे साथ अकेले घर में रहना ठीक नहीं है, लोग बातें बनाएँगे। तुम्हें उस ज़ब्बू सी देसी लड़की से लिंक अप करेंगे। तुम ऐसा करो, उसे हॉस्टल भेज दो और जब हॉस्टल की सहूलत मौजूद है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, वो चालाकी से बोली। शहरयार ने उर्वा को देखा। शहरी डार्लिंग, वो बच्ची है, अपना बुरा भला नहीं समझ सकती और मैं भी चाहती हूँ कि वो मज़ीद तालीम हासिल करे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए, मुस्तकबिल बनाए। तुम उसे मेरे हवाले कर दो, मैं सब सेट कर दूँगी। वो आराम से पैंतरा बदल कर बोल रही थी। देखो उर्वा, मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ और सिंपल सी बात है, घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके उसे भेजा है। मैं उसे तन्हा तो नहीं छोड़ सकता। अभी वो इस शहर में, इस माहौल में अजनबी है। साल गुजरने दो, वो खुद सेट हो जाएगी। पर शहरी, बस अब मज़ीद हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी तुमसे कमिटमेंट है और मैं अपने लफ्ज़ों से मुकरता नहीं हूँ, इसलिए इस तरह की बेतबारी वाली बातें करना बंद करो। ऐसा ना हो कि मुझे अपनी कमिटमेंट पर अफ़सोस होने लगे। वो सर्द लहजे में बोला। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। हम दोस्त पहले हैं और दोस्तों में एक-दूसरे पर ट्रस्ट किया जाता है, दोस्ती का मान रखा जाता है। और शहरी, याद रखना, उर्वा को तुमसे मोहब्बत ही नहीं बल्कि तुम पर एतमाद भी है। वह सर उठाकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। शहरयार उसकी बात सुनकर खामोश हो गया था। कहने को तो उसके पास भी बहुत कुछ था। उसने सोचा था उर्वा को अपने और सवेरा के रिश्ते की हकीकत बताएगा, लेकिन उर्वा का शक्की और हर धर्म अंदाज उसे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर गया था। अब जब सवेरा को यहाँ लाकर शाह बीबी का एक साल साथ गुजारने वाला स्टेप ले ही लिया था, तो वो किसी भी किस्म की नाकामी अफोर्ड नहीं कर सकता था। बस 1 साल ही की तो बात थी। फिर शाह बीबी उसकी और सवेरा की नाकाम ज़िंदगी ज़िंदगी को देखते हुए उनकी तलाक करवा देती और वो इस बंधन से आज़ाद हो जाता। इसलिए अभी उर्वा को ना बताना ही बेहतर था। वैसे भी उसे सोच लिया था कि कुछ अरसे बाद वो सवेरा को किसी हॉस्टल में दाखिल करवा देगा। दोपहर का वक़्त था, शहरयार ऑफ़िस गया हुआ था। वो घर में हस्बे मामूल अकेली थी। सारी सफाई करके खाना पकाकर फ़ारिग़ हो चुकी थी और अब बोर होती होती हुई चैनल पर चैनल बदल रही थी। उसके पास फ़ोन भी नहीं था कि रुखसार आपी या शाह बीबी को कॉल कर लेती। दरवाज़े पर बज़र की आवाज़ सुनकर वो उठी और एंट्रेंस की तरफ बढ़ी, जहाँ जीन्स और टॉप में मलबूस मुस्कुराती हुई ऐना उसका इंतज़ार कर रही थी। ऐना आप? वो दरवाज़ा खोलकर ऐना को सामने पाकर खुशी से खिल उठी। बस, बस रहने दो ये मुँह देखे कि मोहब्बत, तुमने तो एक बार भी मुझे याद नहीं किया, वरना एक फ़ोन तो करती। ऐना ने अंदर दाखिल होते हुए शिकवा किया। आई एम वेरी सॉरी ऐना, वो एक्चुअली मेरे पास फ़ोन नहीं है बस, इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर सकी, वो शर्मिंदगी से बोली। कम ऑन सवेरा, तुम किस सदी की भटकी हुई रूह हो? तुम्हारे पास सेल फ़ोन तक नहीं है? ओह गॉड! जब फ़ोन ही नहीं है तो फ़ेसबुक या इंस्टा किस चिड़िया का नाम है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा। वो बस सवेरा का चेहरा हिफ्स से सुर्ख हुआ। ऐना ने एक नज़र उस प्यारी सी शर्मिंदा खड़ी लड़की को देखा। दफ़ा करो इस फ़ोन को। कल से तुम्हारी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है। मैंने स्पेशल हाफ डे ऑफ लिया है तुम्हें गुड लक कहने और एक बार फिर रास्ता दिखाने को, ताकि कल तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ऐना ने उसका हाथ थामते हुए कहा। थैंक यू ऐना। ए खबरदार, दोस्ती में ये थैंक यू वैंक यू नहीं होता। चलो जल्दी करो, बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। पर ऐना, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? वो परेशान हुई। क्या मतलब? अरे अब अभी उठो, शूज़ पहनो और चलो। मेरा मतलब है, मैंने आई मीन सर शहरयार से इजाज़त तो ली नहीं। वो हिचकिचाते हुए बोली। ओह गॉड! तुम अपने कज़न को सर बोलती हो? चलो कोई बात नहीं। हम इधर ही रहकर गप्पे मार लेते हैं। मैं तुम्हें गूगल पर रास्ता दिखा देती हूँ। ऐना उससे बातें कर रही थी। इतने दिनों से अकेले और चुपचाप रहने के बाद अब ऐना की चहकती आवाज़ उसे अच्छी लग रही थी। अपनायत का एहसास दिला रही थी। ऐना के आने से वो जो कल यूनिवर्सिटी जाते हुए घबरा रही थी, अब पुरसकून सी हो गई थी।
शहरयार ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर निकला तो हस्बे मामूल टेबल पर नाश्ता तैयार था। वो खामोशी से नाश्ता करने लगा। जब निखरी निखरी सी सवेरा सर पर दुपट्टा लिए कॉफी लेकर उसके पास आई। आपकी ब्लैक कॉफी। उसे कॉफी का मग मेज पर रखा। सुनिए, वो आज से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। सवेरा ने हिम्मत करके उसे मुतवज्जे किया। शहरयार ने कॉफी का मग उठाते हुए सवेरा को देखा, जिसके गीले बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। उसने अपना सर दुपट्टे से ढांप रखा था, जिस चेहरे पर भला की मासूमियत थी। सुनो लड़की, स्कूल में बिला वजह के दोस्त बनाने से परहेज करना, बल्कि किसी से भी दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। जी, वो उस बात में सर हिलाती हुई बोली। मैं नहीं चाहता कोई बिला वजह तुमसे फ्रैंक हो। तुम हवेली और खानदान की रिवायात अच्छी तरह से जानती हो, इसलिए अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रखना। वो कह रहा था और सवेरा सर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी। शहरयार ने उसे इस जिंदान से निकाला था, पढ़ने का कैरियर बनाने का मौका दिया था। वो किसी भी सूरत अपने मोहसिन की किसी भी बात की नफी नहीं कर सकती थी। वो तो उस एहसान के बदले अपनी सारी जिंदगी उसके कदमों में गुजार सकती थी। सुनो, इस तरह देसी लुक में मत जाना। ऐना ने तुम्हें शॉपिंग करवाई थी, उसे इस्तेमाल करना और कॉन्फिडेंस से सबको फेस करना। उससे मजीद हदायत दी। ब्लू जीन्स पर आसमानी कलर की घुटनों तक आती कुर्ती पहने, सर पर अरेबिक स्टाइल में स्कार्फ, कंधे पर बैग, हाथ में किताबें लिए वो घर से बाहर निकली। वॉक करके बस स्टॉप तक गई और फिर सबवे लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। बुलंदो बाला पुशिको आलीशान इमारत बड़े फखर से खड़ी थी। चारों जानिब सब्जा ही सब्जा और रंग बिरंगे फूलों की बहार थी। इमारत के सामने बड़ा बड़ा सा क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन लिखा हुआ था। कल तक उसकी पढ़ाई के लाले थे और आज वो पाकिस्तान छोड़ लंदन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़ी थी। बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने अंदर कदम बढ़ाए। उसे हल्की हल्की सी घबराहट हो रही थी। जगह अजनबी थी, लोग अजनबी थे। उसे अपना आप मिसफिट सा लग रहा था। यूनिवर्सिटी में रंगों की बहार थी। एक से एक फैशनेबल बेबाक लड़की लिबास में लड़कियां तेजी से आ जा रही थी। पार्किंग में एक से एक नए मॉडल की गाड़ियों में स्टूडेंट आ रहे थे। ब्रांडेड कपड़े, स्कर्ट, स्किनी जीन्स, कार्डिगन को गर्दन पर लपेटे, हंसते बोलते हर रंग व नस्ल के स्टूडेंट हर जगह थे। यूनिवर्सिटी कम और फैशन शो ज्यादा लग रहा था। सवेरा को अपना आप अजीब सा लग रहा था। वो बोर्ड्स पढ़ती हुई लाइफ एंड साइंस मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी। डिपार्टमेंट पहुंचकर उसने हाथ में पकड़ी एक किताब में से अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाली, जिस पर क्लासेस के रूम नंबर और टाइमिंग लिखे हुए थे। वो होश से स्लिप को पढ़ते हुए आगे बढ़ रही थी जब उसका पैर गलत तरीके से सीढ़ी पर पड़ा। उससे पहले वो लुढ़क कर नीचे गिरती से जब सामने से एक यंग गुड लुकिंग सा बमुश्किल 20 साल का बंदा तेजी से तीन तीन सीढ़ियां एक साथ फलांगता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसका बाजू थामकर उसे गिरने से रोका। सवेरा घबरा गई थी। उसके हाथ से किताबें छूटकर नीचे जा गिरी थी। सॉरी, वो नम आंखों से बोलते हुए पीछे हटी। इट्स ऑल राइट, वो उसे तसल्ली देता तेजी से नीचे उतरा और उसकी किताबें उठाकर उसके पास आया। ये लो अपनी किताबें। वैसे किसी लड़की से मिलने की ये टेक्निक कितनी पुरानी है ना, मगर फिर भी हर बार काम कर जाती है। वो मुस्कुराते हुए उसे किताबें थमाते हुए बोला। वैसे मेरा नाम ब्रैडली कॉपर है। तुम बताओ, इतनी जल्दी में किधर जा रही थी? वो बेतकल्लुफी से पूछ रहा था। सवेरा ने खामोशी से अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप उसकी तरफ बढ़ाई, जो अपनी नीली चमकती शरारती आंखों से उसे देख रहा था। ब्रैडली ने एक नज़र उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप पर डाली। वेल मिस सवेरा, वो उसका नाम पढ़ते हुए आंख मारते हुए बोला। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मुझे फॉलो करो। वो बड़े मजे से उसका बाजू पकड़कर आगे बढ़ने लगा। प्लीज मेरा बाजू छोड़े, सवेरा ने मजामत की। ओ गॉड, तुम बोल सकती हो? मुझे तो लगा तुम गूंगी हो। वो उसका बाजू छोड़ते हुए बोला। खैर सवेरा, आप तो हम दोस्त हैं और मैं तुम्हारा क्लास फेलो भी हूँ, इसलिए डोंट वरी, मैं तुम्हें क्लास में ले जा रहा हूँ। क्लास के बाद मैं तुम्हें पूरा कैंपस घुमाऊंगा। सवेरा ने हैरत से इस ढीठ ढीठ इंसान को देखा, जो जबरदस्ती उसका दोस्त बन रहा था। वो उसको फॉलो नहीं कर रही थी, बल्कि वो उसे अपने साथ घसीट रहा था। तंग आकर उसने मजामत की। प्लीज मेरा बाजू छोड़ दे। आप मुझे रास्ता बता दें, मैं खुद चली जाऊंगी। वो पीछे हटते हुए बोली। आज सेमेस्टर स्टार्ट है और तुम जैसी सीधी लड़की को तो कोई भी अपनी रैंकिंग का निशाना बना सकता है। खैर एज यू विश, मैं जा रहा हूँ, आना चाहो तो आ जाना। वो बड़े आराम से उसे डराता हुआ आगे बढ़ गया। सवेरा ने उसे जाता देखा तो तेजी से उसके साथ चलने लगी। क्यों, क्या हुआ? बेबी को रैगिंग से डर लग रहा है? ब्रेडली शरारत से बोला। सवेरा की आंखें सेकंड में नम हुई थी। ओ गॉड, सीरियसली तुम रो रही हो? पागल हो क्या? ब्रेडली उसकी आंखों में चमकते आंसू देखकर हैरान रह गया। सुनो डरपोक सवेरा, मेरी दोस्त बनोगी? मैं तो तुम्हें दोस्त बना ही चुका हूँ, अब तुम भी ये अजीम काम कर लो। वो उसकी सिर्फ झुकता हुआ बोला।
सवेरा ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। फ्रेंड्स, ब्रेडली ने हाथ बढ़ाया। जी फ्रेंड्स, पर मैं हाथ नहीं मिला सकती। वो हिचकिचाते हुए बोली। ओ, ओके ओके, टिपिकल मुस्लिम गर्ल, चलो क्लास में चलें। वो सवेरा के साथ चलता हुआ आगे बढ़ा। बाहर से कदीम नजर आने वाली बिल्डिंग अंदर से बहुत जदीद स्ट्रक्चर की हामिल थी। बड़े बड़े हॉल, सामने सरसब्ज गार्डन्स, तेज रफ्तारी से चलते हुए हर रंग और नस्ल के स्टूडेंट्स। ये रहा क्लासरूम, तो अंदर चलो, मैं भी आया। वो उसे क्लासरूम दिखाकर चलता बना। सवेरा क्लासरूम में दाखिल हुई। ये क्लासरूम बहुत बड़ा था। अंदर डेस्क नहीं थी, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन और टर्मिनल्स टेबल्स पर तरतीब से लगे हुए थे। सामने डिवाइस पर कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था। एक बड़ी दीवार गिर वीडियो स्क्रीन लगी हुई थी। पूरा कमरा तालिब इल्मों से भरा हुआ था। सब अपनी अपनी मेज पर रखे कंप्यूटर्स को सेट करने में मसरूफ थे। सवेरा की समझ में नहीं आ रहा था कि मेडिकल साइंस की क्लास में इतने कंप्यूटर्स क्यों हैं। हो सकता है इधर सब कुछ कंप्यूटर पर पढ़ाया जाता हो। वो हिचकिचाते हुए एक मेज के करीब जाकर खड़ी हो गई और अपने सामने रखे कीबोर्ड को देखने लगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक उधेड़ उम्र दुबला पतला सुर्ख बालों वाला प्रोफेसर अंदर दाखिल हुआ। मैं हूँ आपका प्रोफेसर रॉथबोर्न। आप सब अपने अपने टर्मिनल्स ऑन करें। सवेरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी छठी हिस्स उसे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। जब प्रोफेसर बारी बारी सब स्टूडेंट्स को चेक करता वो उसके पास आकर रुका। आप अपना टर्मिनल स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हैं? प्रोफेसर ने साकित खड़ी सवेरा से पूछा। सर, मुझे स्टार्ट करना नहीं आता। वो नर्वस हो गई। व्हाट? प्रोफेसर चिल्ला उठा। तो वे कंप्यूटर की बेसिक नहीं आती तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की क्लास में क्या कर रही हो? किसने दाखिला दिया है? हद है। प्रोफेसर को गुस्सा आ गया। सॉरी सर, वो मुझे लगा मेडिकल साइंस की क्लास है। वेरी सॉरी। वो बड़ी मुश्किल से आंसू पीते हुए बोली। आउट। प्रोफेसर ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। पूरी क्लास के चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। वो खामोशी से चेहरा झुकाए किताबें उठाकर क्लास से बाहर बाहर निकल गई। सामने ही सतूत से टेक लगाए हाथ में कोक का कैन लिए ब्रेडली खड़ा था। वो चुपचाप उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगी। क्या हुआ? मजा आया ना? देखना, आप तुम यूनिवर्सिटी में अपना पहला दिन कभी भी नहीं भूल पाओगी। कम से कम मेरा शुक्रिया तो अदा कर दो। सवेरा ने अपनी नम आंखों से उस शैतान को घूरा। देखो सवेरा, मुझे रोने वाली लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अब सोच लो, कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं तुम पर अट्रैक्ट हो जाऊं। सवेरा ने तेजी से अपनी आंखें साफ की। आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, सवेरा ने जिचाकर कहा। तो बिल्कुल मेरी मदर की तरह हो, रोती धोती। खैर, पीछा तो मैंने ही छोड़ने वाला। चलो अब रियल क्लास में चलें। वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो गया हूँ। वो बड़े मजे से सारा मलबा उस पर गिराते हुए क्लासरूम की जानिब बढ़ा। उर्वा ने नाश्ते की भरी प्लेट एक तरफ खिसकाई और कॉफी का कप उठा लिया। उसकी पुरसोच निगाहें गर्मा गर्म कॉफी के कप से उठती भाप पर जमी हुई थी। जब से वो शहरयार के घर से वापस आई थी, दिल की अजीब सी हालत थी। एक उदासी सी छाई हुई थी। सवेरा का वजूद शहरी के घर में उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कितने बेमुरवत हो तुम शहरी, सख्त दिल, कठोर। तुम्हें मेरी जरा बराबर परवाह नहीं है। मैं इतने अरसे से तुम्हारे साथ की उम्मीद के दिए जलाए बैठी हूँ और तुम सिर्फ अपने बिजनेस से, अपनी जात से जुड़े हुए हो। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपना दिल तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम्हारी उस कजर को जाना होगा तुम्हारे घर से, तुम्हारी जिंदगी से। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सारा लंदन जानता है कि इंग्लैंड के मोस्ट वांटेड बैचलर की मैं गर्लफ्रेंड हूँ। तो मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उर्वा के दिमाग में मनफी ख्यालात की भरमार हो रही थी जब फोन की बेल ने उसकी सोचों का इर्तिकाज तोड़ दिया। जॉन्स कॉलिंग। हेलो स्वीट हार्ट, किधर हो? जॉन्स की फ्रेश आवाज उसके कानों से टकराई। मैं तुम्हारी स्वीट हार्ट नहीं हूँ, उर्वा चिटक कर बोली। डियर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी कमिटमेंट शहरयार के साथ है। बेफिक्र रहो, मैं खुद को तुम्हारे ऊपर मसलत नहीं करूंगा। वो संजीदा हुआ। हम दोस्त हैं जॉन्स, और दोस्त ही रहे तो बेहतर है। छोड़ो उर्वा, तुम नहीं समझोगी। अभी तो उठो और शहरयार के ऑफिस पहुंचो। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, नई डील पर ग्रैंड पार्टी की प्लानिंग करने, ताकि पूरे इंग्लैंड को हमारे मर्जर का पता चल जाए। पार्टी? वाओ, मीडिया वालों को भी इनवाइट करोगे? ऑफ कोर्स, यही सारी डिटेल्स तो तय करनी है। अब शहरयार की गर्लफ्रेंड हो तुम, तो जाहिर है मेजबान भी तुम ही होगी। उर्वा ने फोन बंद किया और मुस्कुराते हुए कैबिनेट की तरफ ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए बढ़ी। ये तस्वुर ही खुशकुन था कि उस पार्टी में वो शहरयार की गर्लफ्रेंड के तौर पर सामने आएगी, और अगर कोशिश की गई तो सरप्राइज एंगेजमेंट भी प्लान की जा सकती है। शहरयार सुबह से मसरूफ था। अभी 1 घंटा में जोन्स भी पहुंचने वाला था। वो अपनी सेक्रेटरी एना को डिक्टेशन दे रहा था जब उसे उर्वा की आमद की इतला मिली। मिस एना, 2 कप कॉफी भिजवाइए, उर्वा उसे हुक्म देती
शहरयार के सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गई। ऐना ने शहरयार की जानिब देखा और उसके इस बात में सर हिलाने पर बाहर निकल गई। कैसे हो शायरी? उर्वा ने तौसीफी निगाहों से उसे देखा। गले में टाई लगाए, जेल से घने बालों को सेट किए और आस्तीन के कफ मोड़े हुए मजबूत मर्दाना हाथ में बंधी रोलेक्स, वो सच में दिलों पर छा जाने वाली पर्सनैलिटी रखता था। तुम इधर कैसे? वो आराम से चेयर से टेक लगाते हुए बोला। जॉन्स ने इनवाइट किया है पार्टी प्लानिंग के लिए। पार्टी? लेकिन मैं अभी किसी पार्टी की मूड में नहीं हूँ। वो तुम जानो या जॉन्स। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारी कजन का क्या सीन है? उसने सवाल किया। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? वो उलझा। मतलब तुम उसको लेकर इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? मैं अगर तुम्हारे घर रुकूं तो तुम्हें बगैर रिश्ते के इस तरह रुकना पसंद नहीं आता, और अब अपनी जवान कजन को घर में रखा हुआ है। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। वो मेरे चचा की बेटी है, बमुश्किल 16-17 बरस की बच्ची है, और तुफ है तुम्हारी जहनियत पर। शहरी इस मुआशरे में 16 बरस की बच्ची माँ बन जाती है, और वो तो खूबसूरत भी बहुत है। अगर कुछ स्टॉप इट उर्वा, वो तेजी से उसकी बात काट काट कर चिल्लाया। अच्छा छोड़ो, वो उसका गुस्सा देखकर संभल गई। तुम ऐसा करो, मेरी उससे दोस्ती करवा दो। नहीं, हरगिज नहीं। तुम उससे कभी भी बात नहीं करोगी। दोस्ती वगैरह तो बहुत दूर की बात है। वो दो टोक लहजे में बोला। तुम मुझ पर, उर्वा हुसैन पर पाबंदी लगा रहे हो? वो तहय्युर से देख रही थी। लिसन उर्वा, वो एक सीधी सादी बैकवर्ड सी लड़की है। पता नहीं तुम्हें क्या समझे और पाकिस्तान में घर में तुम्हारे बारे में क्या क्या कह दे। कहीं मेरे घर वाले तुम्हारे खिलाफ ना हो जाएं। मगर शहरी में उस लड़की के जरिए तुम्हारी फैमिली को जान सकती हूँ। कह दिया ना, दूर रहो तो बस दूर रहो। वो सख्ती से बोला। ये तुम्हारा फाइनल फैसला है? वो उसे तीखी नजरों से देख रही थी। इसी वक्त सेक्रेटरी ने जॉन्स के आने की इत्तला दी। सवेरा यूनिवर्सिटी से घर आ चुकी थी। आज का दिन बहुत मसरूफ गुजरा था। उसे ब्रेडली जैसा जबरदस्ती का दोस्त मिला था। यूनिवर्सिटी का माहौल उसके लिए अनजान था, लेकिन जब ओखली में सर्दियां तो मौसलों से क्या डरना, पढ़ाई तो करनी ही थी। वो अपनी किताबें समेटकर किचन में आई और बहुत दिल लगाकर दाल चावल और कबाब बनाने की तैयारी शुरू की। अभी वो किचन में मसरूफ थी जब एक हाथ में ब्रीफ केस और दूसरे में कोट लिए शहरयार अंदर दाखिल हुआ। सवेरा के सलाम का जवाब देते हुए चाबी ब्रीफ केस रैक पर रखते हुए अपने कमरे में चला गया। सवेरा ने जल्दी से ग्लास में पानी निकाला और उसके कमरे की जानी बढ़ी और दरवाजा नॉक करके अंदर आई। ये आपके लिए पानी। उसने पानी साइड टेबल पर रखा और जाने के लिए मुड़ी। सुनो लड़की। वो जाते जाते उसकी आवाज सुनकर रुकी। क्या मैंने तुमसे पानी मांगा? वो क्रिख्तगी से पूछ रहा था। नहीं। सवेरा ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। इधर आओ, ये ग्लास उठाओ और आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करना। मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। मैं इन हरकतों से मुतासिर नहीं होने वाला। वैसे भी मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, अंडरस्टैंड? वो खामोशी से इस बात में सर हिलाती ग्लास उठाकर बाहर निकल गई। सवेरा ने किचन में आकर ग्लास सिंक में रखा और दुपट्टे से आंखों में बिन बुलाए आंसुओं को साफ करने लगी। अभी वो चूल्हे की तरफ मुतवज्जे हुई थी कि शहरयार अपना सेल फोन हाथ में लिए किचन में आया। शाह बीबी की कॉल है, बात करो। वो उससे फोन थमाकर चला गया। कैसी हो सवेरा? जब से गई हो एक फोन तक नहीं किया। मैं ही करूं तो करूं? उसके सलाम का जवाब देकर उन्होंने शिकवा किया। वो शाह बीबी, उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसके पास फोन कहाँ था। सवेरा बेटी, सब ठीक तो है? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। शेरू तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? शाह बीबी, सब ठीक है। वो धीमे लहजे में बोली। देखो सवेरा, लड़की जात की जिंदगी का सबसे अहम फैसला उसके हमसफर के इंतखाब का होता है। तुम्हारे बाप ने शहरयार को तुम्हारे लिए चुना था। ये उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अब इस रिश्ते को निभाना तुम्हारा फर्ज है। वो उसे समझाते हुए बोली। जी शाह बीबी, सवेरा ने धीमे लहजे में कहा। सवेरा, खुद को बदलो। अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा हमसफर दिया है, तुम्हें तो रश्क करना चाहिए अपनी किस्मत पर। वो उसके लहजे की अफसुर्दगी महसूस करते हुए बोली। चंद बातों के बाद फोन बंद हो गया। शाह बीबी, मैं आपको कैसे बताऊं कि शहरयार मेरे कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी है, दिल में नहीं। बस वो शायद आपकी नजरों में सुरखरू होना चाहते हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबा साईं के बाद वो वाहिद है जो मुझे मनहूस नहीं समझते। मुझे पढ़ा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दे रहे हैं। मैं मरते दम तक आपको इस रिश्ते की हकीकत नहीं बताऊंगी। उन्होंने मुझे तस्लीम नहीं किया है और ना ही करेंगे। उनकी पसंद कोई और है। वो तो बस आपके और घर वालों के हाथों मजबूर होकर मुझे इधर लाए हैं। सवेरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फोन सीने से लगाए बैठी हुई थी। सवेरा को फोन दिए काफी वक्त हो चुका था। वो कमरे से निकलकर अपना फोन वापस लेने आया तो सवेरा फोन को सीने से लगाए कालीन से टेक लगाए बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी थी और आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे। शहरयार को एक लम्हे के लिए उस पर दर्द सा महसूस हुआ। वो खंगारता हुआ आगे बढ़ा। सवेरा खंगारने की मर्दाना आवाज सुनकर चौंक गई। सर उठाया तो सामने ही घरेलू हुलिये में ट्राउजर और टी शर्ट पहने शहरयार खड़ा उसे देख रहा था।
शाह बीबी से बात हो गई थी तो कम से कम फोन तो वापस कर देती, इतने मैनर्स तो आते ही होंगे। वो पास आकर घुट्टों के बल बैठता, वो उसके हाथों में दबे अपने सेल फोन को निकालते हुए बोला, सॉरी। वो अपनी नम पलकें झुकाकर पीछे हुई। शहरयार फोन लेकर खड़ा हुआ लिविंग रूम से निकल ही रहा था कि उसकी नजर किचन काउंटर पर पड़े सलाद के सामान पर पड़ी। उसने मुड़कर सर झुकाया, आंसू पीती हुई सवेरा को ताज्जुब से देखा। सुनो, डिनर तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। वो ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बटाने को कह गया। सवेरा ने सर उठाकर बेयकीनी से उसे जाते हुए देखा। अभी कुछ देर पहले ही तो साहब ने फरमान जारी किया था कि मेरे मामला से दूर रहो, और अब डिनर का कह रहे हैं। वो उठी और किचन में आकर जल्दी जल्दी से खाना तैयार करने लगी। जो भी था, अब उसका सारा ध्यान कुकिंग पर था। बहुत दिल लगाकर उसने दाल चावल कबाब सलाद और रायता तैयार किया, टेबल सेट की। पर अब सबसे बड़ा मसला शहरयार को बुलाकर लाने का था। वो अपनी शाम वाली इज्जत अफजाई भूल ही नहीं थी। वो आज तक सबकी जली कटी सुनती आई थी, पर अब न जाने क्यों उसे शहरयार के मुंह से निकले अल्फाज तकलीफ दे रहे थे। बड़ी हिम्मत करके, दिल मजबूत करके वो दुरूद शरीफ पढ़ती हुई शहरयार के कमरे के दरवाजे तक आई। हल्के से दरवाजा खटखटाया। यस कम इन। शहरयार की भारी आवाज गूंजी। वो धीरे से जुबान लबों पर फेरते हुए दरवाजे की नॉब घुमाकर अंदर दाखिल हुई। सामने ही लैपटॉप पर शहरयार काम में मसरूफ था। हाँ बोलो, क्या बात है? शहरयार ने उसे खड़ा देखकर पूछा। वो खाना तैयार है, आप खाना खा लें। वो मुजरिमाना अंदाज में बोली, जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। शहरयार ने एक नज़र उस पर डाली, जो सर झुकाए अपनी उंगलियों को मसल रही थी। अंदाज ऐसा था जैसे अभी भाग जाएगी। ओके तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। वो नॉर्मल अंदाज में बोला। सवेरा ने उसके आम लहजे में बात करने पर चौंक कर उसे देखा, फिर इस बात में सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। शहरयार अपना काम समेटकर शीशे की बनी रिवॉल्विंग डाइनिंग टेबल पर आया तो वो बड़े सलीके से खाना लगा चुकी थी। वो आराम से कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उसके सामने दाल चावल सलाद कबाब बड़े तरीके से रखे हुए थे। उसे प्लेट में खाना निकाला, तभी सवेरा किचन की तरफ जाने लगी। तुम किधर जा रही हो? खाना नहीं खाना? शहरयार ने छब्बे से पूछा। वो मैं बाद में खा लूंगी, आप आराम से डिनर करें। वो कतरा रही थी। सुनो लड़की, ये हवेली नहीं है, मेरा घर है। तुम आराम से बैठो और तरीके से खाना खाओ। शहरयार ने टोका। मैं पहले आपके लिए कॉफी बना लूं। उसने बोधा सा बहाना बनाया। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? शराफत से बैठो और खाना खाओ। कॉफी बाद में बना लेना। वो तब क्या? सवेरा खामोशी से किचन से अपने लिए प्लेट ले आई। शहरयार के साथ बैठकर खाना खाना उसके बस की बात नहीं थी। हालांकि शहरयार बड़े आराम से खा रहा था। उसने सवेरा पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, ना ही उसे देखा था। पर फिर भी सवेरा उसकी मौजूदगी के बायस ठीक से नहीं खा पा रही थी। आज काफ़ी अरसे बाद यार गैर में उसे घर का बना खाना खाया था। बिलाशुबा सवेरा के हाथ में जायका था, और वो भी अब सुबह उसके हाथ के बने नाश्ते का आदी होता जा रहा था। डिनर और लंच वो अमूमन बाहर करता था, लेकिन आज वो अपने मामूल से ज़्यादा खा गया था। सुनो, आधे घंटे बाद मुझे कॉफ़ी दे जाना। वो कुर्सी खिसका कर खड़े होते हुए बोला। शहरयार के जाते ही वो एक गहरी सांस लेकर अपनी प्लेट खत्म करने लगी। फिर बर्तन वगैरह समेट कर बहुत दिल लगाकर उसके लिए कॉफ़ी बनाई, और जब कमरे में आई तो वो स्क्रीन पर मैच देख रहा था। सुनिए, आपकी कॉफ़ी। सवेरा ने ट्रे आगे की। थैंक्स। शहरयार ने मग उठाया। सुनो लड़की। वो जाते जाते रुकी। आज तुम्हारे स्कूल में पहला दिन था, सब ठीक रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो पूछ रहा था। जी सब ठीक था। वो मैं स्कूल नहीं। बस बस, मुझे डिटेल नहीं सुननी। बस एक बात का ख्याल रखना, ये पाकिस्तान नहीं है। इसलिए कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे तुम्हें यहाँ लाने या पढ़ाने के फैसले पर शर्मिंदगी महसूस हो, और किसी से भी दोस्ती गाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको परेशानी हो। अब तुम जा सकती हो, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ऐना को बता देना। वो बात काट कर उसे बाहर जाने का इशारा करते हुए बोला। सुबह का वक्त था, आज शहरयार को लेट जाना था। वो तैयार होकर बाहर आया तो उसका नाश्ता मेज़ पर तैयार था, पर सवेरा कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। वो नाश्ता करके गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकला। आज उसने अपने ड्राइवर को छुट्टी दी हुई थी। उसका इरादा शाम में उर्वा को शॉपिंग करवाने का था। वो गाड़ी मेन रोड पर लेकर निकला तो वो सामने ही बस स्टॉप पर उसे परेशान सी सवेरा नजर आई। वो चाहते हुए भी गाड़ी उसके करीब ले गया। क्या हुआ, तुम अब तक इधर ही हो? स्कूल तो 9 बजे लग जाता है। वो मेरी बस मिस हो गई है, सवेरा शर्मिंदगी से बोली। बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। शहरयार ने दरवाजा खोला। सवेरा हिचकिचाते हुए बैठ गई। स्कूल कौन सा है? स्ट्रीट एड्रेस दो। उसने पूछा। आप मुझे सबवे स्टेशन तक छोड़ दे, मैं मैनेज कर लूंगी। सबवे? वो हैरान हुआ। ऐना ने किस जगह एडमिशन करवाया है जो तुम्हें सबवे लेनी पड़ती है? आज के लंच उसे शहरयार के साथ करना था। लंच के बाद शाम में इन दोनों का शॉपिंग मॉल जाने का था। शहरयार पाकिस्तान से उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया था, जिसका उसे शिकवा किया तो वो उसे उसकी पसंद का गिफ्ट दिलाने का वादा कर चुका था। वो सुबह होते ही लिपस्टिक से तैयार होकर शहरयार के घर की तरफ रवाना हो गई। उसका इरादा सुबह सवेरे ही शहरयार को सरप्राइज देने का था। वो थोड़ा लेट हो गई थी।
और अपनी गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ाते हुए शहरयार के घर के करीब पहुंच चुकी थी। सिग्नल पर गाड़ी रुकी हुई थी। जब उसकी नज़र सामने रोड की साइड पर बस स्टॉप पर पड़ी, वो चौंक गई। तेजी से आंखों से सनग्लासेस उतारे, शीशा नीचे किया। सामने बस स्टॉप पर शहरयार की गाड़ी खड़ी थी और वो उसकी पाकिस्तानी कज़न बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी। देखते ही देखते वो शहरयार की गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठ गई। उर्वा का गुस्सा और जलन से बुरा हाल था। सिग्नल ग्रीन हो चुका था। वो अभी भी रोड पार नजरें जमाए बैठी थी जब पीछे खड़ी गाड़ियों ने हॉर्न बजाया। उसे होश में आते हुए तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाकर सड़क किनारे रोक दी और अपने क्लच से सेल फोन निकाला। मैं क्या पूछ रहा हूँ, एड्रेस बताओ अपने स्कूल का, शहरियार ने सवाल किया। वो मैं सब वे से यूं नहीं। एक मिनट, देख नहीं रही मेरा फोन बज रहा है। शहरियार ने उसे टोकते हुए हैंड फ्री करके फोन उठाया। फोन पर उर्वा की पिक ब्लिंक हो रही थी, जो सवेरा की निगाहों से ओझल नहीं थी। वो खामोशी से रुख मोड़ कर बैठ गई। हाँ उर्वा, बोलो क्या बात है। शहरी, कहाँ हो तुम? उर्वा की आवाज गूंजी। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, लंच पर मिलते हैं। तुम्हारे साथ कौन है? शहरियार उर्वा से बात कर रहा था जब सवेरा को सामने से अपनी बस आती नजर आई। उसने तेजी से अपनी किताबें और बैग उठाया। सुनिए, मेरी बस आ गई है, मैं चली जाऊंगी। शहरियार ने बात करते हुए उसे देखा और उस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी का ऑटोमेटिक लॉक खोल दिया। सवेरा तेजी से उतरकर बस की जानी बढ़ी और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। शहरी, मैं क्या पूछ रही हूँ? उर्वा की आवाज गूंजी। उर्वा, मुझे इस तरह के सवाल जवाब पसंद नहीं है। मैं जो भी करूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अंडरस्टैंड? शहरी, मैं कुछ भी नहीं, मुझे कोई हक नहीं तुमसे पूछने का। कम ऑन शहरी, मैं बहुत जल्द तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ और तुम ऐसे बीवी अभी बनी नहीं हो। और कम ऑन, डोंट एक्ट लाइक टिपिकल गर्ल। याद रखो, मैं अपनी आज़ादी में कोई रखना बर्दाश्त नहीं करता और ना ही करूंगा। शहरी, तुम बहुत रूड हो। शायद मैंने ही तुम्हारे प्यार में पागल होकर अपनी वैल्यू खराब कर ली है। वो रूहानसी हुई। कुछ नहीं यार, मैं बस सवेरा को स्कूल छोड़ने जा रहा था, बस उसकी बस आ गई, अब ऑफिस जा रहा हूँ। वो उकता कर बोला। ठीक है, तुम जाओ, लंच पर मिलते हैं। उर्वा फोन बंद करके गाड़ी चलाते हुए बोली। वो अपना इरादा बदल चुकी थी और अब उर्वा की बस का पीछा कर रही थी। बस सबवे स्टेशन पर रुक चुकी थी। उर्वा जब तक गाड़ी पार्क करके भागती हुई आई, सवेरा बुलेट ट्रेन में सवार हो रही थी। वो तेजी से बंद होते दरवाजे में हाथ देते हुए अंदर दाखिल हुई। अब वो चलती ट्रेन में इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी जब उसकी नजर सवेरा पर पड़ी। फुल पिंक स्लीव कुर्ता पर, ब्लैक जींस, सर पर स्कार्फ पहने वो उस माहौल में अजनबी सी लग रही थी। स्टॉप आ चुका था। वो भी एक फासला रखते हुए सवेरा का पीछा कर रही थी। थोड़ा दूर पैदल चलने के बाद सवेरा इंग्लैंड की मशहूर यूनिवर्सिटी क्वीन मैरी में दाखिल हो चुकी थी। उर्वा हैरानगी से यूनिवर्सिटी को देख रही थी। शहरी तो कह रहा था ये स्कूल जा रही है, ये इधर कैसे आई? इस देसी टिपिकल लड़की का इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हुआ? या ये शहरी की नजरों में धूल झोंक रही है, इधर किसी लड़के से मिलने आई हो? उर्वा का हैरानगी से बुरा हाल था। उसका इतना कैलिबर तो हो नहीं सकता। ये 100% अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। उर्वा पुरसोच नजरों से आंखों से ओझल होती हुई सवेरा को देख रही थी। बायोकेमिस्ट्री की क्लास चल रही थी जब सब स्टूडेंट्स अपने अपने लैपटॉप, मैकबुक पर लेक्चर नोट कर रहे थे। किताबें भी नहीं थी। टीचर्स सारा सिलेबस स्टूडेंट्स को वेबसाइट से डाउनलोड करने का कह चुके थे। एक वाहिद सवेरा थी जो कॉपी और पेन थाम कर बैठी हुई थी। उसके पास लैपटॉप की सहूलत नहीं थी। वो खासी परेशान थी। क्लास के खत्म होते ही वो तेजी से निकलकर स्टूडेंट एडवाइजर के पास ऑफिस की तरफ गई। ऑफिस पहुंचकर अपना नाम, क्लासरूम, स्टूडेंट नंबर शीट पर लिखकर सामने बने एक बड़े से ऑफिस नुमा कमरे में दाखिल हुई। ऑफिस इंचार्ज एंथनी के साथ एक लंबा सा मर्द खड़ा था जिसकी पुश्त सवेरा की जानिब थी। मिस, आप देख नहीं रही मैं बिजी हूँ, बाहर वेट करें, मैं फारिग होकर आपको बुलाता हूँ। एंथनी ने दरवाजा खुलने की आवाज पर अंदर दाखिल हुई सवेरा को टोका। आई एम वेरी सॉरी सर। वो शर्मिंदा होकर वापस जाने के लिए पलटी। डॉक्टर एंड्रयू, जो किसी काम से एंथनी के पास आया था, अपनी पुश्त से उभरती भीगी भीगी सी मायूस सी आवाज सुनकर तेजी से पलटा। सामने उसकी स्नो वाइट, जो उसे इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मिली थी, जिसके ख्यालात ने आज भी उसके जहन को जकड़ा हुआ था, जिसका गुलाबी डरा सहमा चेहरा, लंबी घनी पलकें उसकी नींदें उड़ा चुकी थी। वो लड़की कमरे से बाहर निकल रही थी। सवेरा शहरयार, उसे जेरे लब उसका नाम लिया। एंथनी, इफ यू डोंट माइंड, इस लड़की को मैं डील कर लूं? श्योर डॉक्टर एंड्रयू, आप बैठे, मैं उसे अंदर भेजता हूँ। एंथनी अदब से खड़ा हुआ अपनी कुर्सी एंड्रयू को देते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मिस, आप अंदर जा सकती हैं। वो दरवाजे के साथ खड़ी सवेरा के पास आकर बोला। सवेरा खामोशी से इस बात में सर हिलाती हुई अंदर दाखिल हुई तो पीछे से एंथनी ने दरवाजा बंद कर दिया। वो चौंक कर मुड़ी। मिस, तशरीफ रखिए और अपना मसला बयान करें। डॉक्टर एंड्रयू ने उसे मुतवज्जे किया। वो धीरे से चलती हुई सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। फर्स्ट ईयर मेडिसिन? यस सर। प्रॉब्लम क्या है? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो बगौर सर झुकाए बैठी हुई सवेरा को देख रहा था। इस मगरबी मुआशरे में ऐसी मासूमियत, मशरकी हुस्न देखने को नहीं मिलता था। ये लड़की तो उसे पहली नज़र में ही भाग गई थी। लेकिन वो उसके
शादीशुदा होने का सुनकर पीछे हट गया था, भूलने की कोशिश कर रहा था। और जब वो सामने आई तो, सर मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस और कोर्स आउट ऑफ लाइन चाहिए, और बुक्स के नाम भी। वेल मिस, ये ये सब आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप अपने स्टूडेंट नंबर से लॉगिन हो, सारी इन्फो और कोर्स आउट ऑफ लाइन भी। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, क्या उसके बगैर काम नहीं चल सकता? मिसेस सवेरा शहरयार, यही नाम है ना आपका? सवेरा ने चौंक कर उसे देखा। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, हम एयरपोर्ट पर मिले थे। उससे याद दिलाया। वेल मिसेस शहरयार, लैपटॉप या मैकबुक के बगैर आपका सर्वाइव करना मुश्किल है। क्विज, असाइनमेंट, सिलेबस, लेक्चर सब ऑनलाइन होता है। वैसे आपके बिलीनियर हस्बैंड ने आपको एक लैपटॉप तक नहीं दिलाया, मुझे हैरत है। इट्स ओके सर, मैं मैनेज कर लूंगी। सवेरा उसे पहचान चुकी थी, वो तेजी से खड़ी हुई और एंड्रियो को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गई। डॉक्टर एंड्रियो अपने गहरे बालों में हाथ फेरते हुए उठा और कमरे से निकलकर रिसेप्शन के पास आया। ये स्टूडेंट जो भी गई है, उनका रिकॉर्ड निकलवा कर दे। चंद लम्हों में सवेरा का बायोडेटा उसके हाथ में था। मिस सवेरा फारूक, एड्रेस। वो तो उसका नाम देखकर ही चौंक गया। तो तुम मैरिड नहीं हो, या फिर इंग्लैंड आने के लिए हो सकता है पेपर मैरिज की हो, वट एवर, अब तुम बस मेरी हो। एंड्रयू उसके नाम पर नजरें जमाए हुए था।